तो हमारे पास जो थिंकिंग का पैराडाइम है उसमें फिजिसिस्ट की थिंकिंग, केमिस्ट की थिंकिंग, एक जर्नल साइंटिफिक थिंकिंग जिसमें आप कह सकते हैं कि फिलॉसफी ऑफ साइंस की थिंकिंग, इन सब थिंकिंग के अंदर भी थोड़ी सी बाउंड्रीज हैं। और जाहिर है कि वो बाउंड्रीज क्या हैं? वो बाउंड्रीज उन पर्सपेक्टिव्स या उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज हैं कि आप वो सब्जेक्ट्स अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे देखें। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी, यानी कंप्यूटेशनल मॉडलिंग रिक्वायर्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। एक है मैथमेटिक्स, ठीक है, और एक है कंप्यूटर्स। क्योंकि मैथमेटिकल, जाहिर है कि आप मैथमेटिक्स की रीजनिंग की बेस पे, मैथमेटिकल रीजनिंग की बेस के ऊपर आप कुछ अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फिर उधर रुक नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सो यू वुड नीड कंप्यूटर्स जो कि उसको, उस प्रॉब्लम को अपनी अंदाज में हैंडल कर सकें। और हमें वहां से हमें ये दो किस्म के सवाल पैदा होंगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो जाहिर है ह्यूमन एंडेवर है, और कंप्यूटर्स जो है वो ह्यूमन और मशीन दोनों का इंटरेक्शन। तो हमारे पास इससे जनरली दो सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बेस के ऊपर तो कंप्यूटेशन की पावर है, और कंप्यूटेशन की पावर जो है वो हमें ये बताती है कि हमें 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 मशीन की जो इंटेलिजेंस है और जो इंसान की इंटेलिजेंस है, हमने बात की थी ना ये जी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, ये जितने भी हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, जब मशीन के पास आएंगे तो जाहिर है कि मशीन इटसेल्फ तो एक डम चीज है, और जाहिर है कि उसके अंदर अपनी तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इसी तरह उसकी वो कोई खुद से क्रिएटिव चीज तो नहीं है जो खुद से थिंकिंग कर सकती है। तो उसके पीछे जो थिंकिंग एजेंट है वो तो ह्यूमन बीइंग ही। लेकिन मशीन के पास कुछ ऐसी पावर है जो कि ह्यूमन के पास नहीं है। सो वी हैव टू क्वेश्चंस, टू रिलेटेड क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन वन इज कि व्हाट कैन, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट कैन ह्यूमंस डू बेटर देन मशीन्स। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन है कि हमें ये देखना पड़ेगा, कंप्यूटेशनल थिंकर अगर हम बनना चाहते हैं, यानी इफ वी वांट टू डू, हम रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ी थी, तो हम कंप्यूटेशनल रिफ्लेक्शन अगर करना चाहते हैं तो देन वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि वो कौन सी चीजें हैं जो इंसान मशीनों से बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही दूसरी तरफ हमें ये भी जानना होगा कि व्हाट कैन ऑब्वियसली कंप्यूटर्स डू बेटर देन ह्यूमंस। क्योंकि इस केस में हमें दोनों की पावर का इस्तेमाल करना, ठीक है। इसके साथ ही हमें एक रिलेटेड क्वेश्चन डेवलप हो जाएगा, और वो ये रिलेटेड क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि वो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देने में हमें इसका आंसर तलाश करने के लिए हमें अपने प्रॉब्लम को देखना होगा। और हम अपने प्रॉब्लम को देखते हुए ये सवाल करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटेबल, ठीक है, कि क्या चीज कंप्यूटेबल है। यही सवाल हमें बताएगा ना कि इस किस्म के जो तीनों सवाल हैं ये मिलके हमें बताएंगे कि ये स्किल जो है वो क्या है। मिसाल के तौर पे आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, सो आई आस्क यू कि जी एक से जो आपका कॉमन कैसियो का कैलकुलेटर है, उस अगर इफ यू हैव एनी, अगर आपके पास वो मौजूद है, आई वुड आस्क योरसेल्फ कि व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 69। ठीक है, तो जो 10 डिजिट का 8 to 10 डिजिट का कैलकुलेटर है, 9 डिजिट तक का, जब आप उसको वो एक मशीन है, और आपको आपके पास ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप करें, अगर आपके पास है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इफ इट्स एन 8 डिजिट और 9 डिजिट कैलकुलेटर, तो 69 का फैक्टोरियल जो है दैट वुड गिव यू वो
ओवरफ्लो हो जाएगा और वो इट वुड गिव यू दी एरर, वो आपको एरर देगा, क्योंकि जाहिर है कि उसके उसके डिजिट्स के ऊपर इसका आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इट्स क्वाइट सिंपल। अब क्वेश्चन ये है कि देखें, आप ये सवाल तो एक इंसान ने पूछा, इट्स द पॉइंट इज हमने ये खुद क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन का आंसर दरकार है, और हमारा ख्याल था कि कंप्यूटर जो है हमें ये आंसर क्विकली बता सकता है। हमारा एक एक किस्म का सिंपल कंप्यूटिंग मशीन विच इज अ कैलकुलेटर, तो वो कंप्यूटिंग मशीन जो है हमें ये जवाब बेहतर तरह से दे सकती है। लेकिन जब हमने कंप्यूटिंग मशीन के पास गए तो उसने हमें एक एरर थ्रो कर दी। तो अब हमारे पास सवाल ये कि ये तो हमें पता था कि ये कंप्यूटेबल है, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इस मशीन के साथ मिलके ये आंसर कैसे निकाला जाए, क्या करेंगे अब आप, व्हाट इज योर सोल्यूशन, आपके जहन में आता है कोई सोल्यूशन? इसे ब्रेकअप कर देंगे मुख्तलिफ तो ब्रेकअप कर हिस्सों में। देंगे। आप इसको आसानी से ब्रेकअप, आप देखेंगे कि यार कंप्यूटर अच्छा 68 का क्या फैक्टोरियल ले सकता है, 67 का ले सकता है। सो फर्ज करें कंप्यूटर कैलकुलेटर 68 का फैक्टोरियल आपको बता दो, ठीक है, एंड दैट इज लेट्स से ए। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ओके 69 मल्टीप्लाई बाय ए, और ये वाला काम, अब आप ये काम किससे लेंगे? जाहिर है कि ये काम आप हाथ से नहीं करेंगे, आप हाथ से करेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, 2 घंटे का काम है। और तो ये काम आप किससे करेंगे? अपने कैलकुलेटर से, ठीक है, यानी आपकी जो, मैं उसको कंप्यूटर एक जनरल जुबान में बात करें, यानी कंप्यूटिंग मशीन। और ये वाला काम जो है, दूसरा हिस्सा जो इस पार्ट का है, ये आप बाय हैंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके पास, अच्छा अब फिर ऐसे भी हो सकता है कि यही आजकल अब कंप्यूटिंग मशीनरी तेज हो गई है, तो हम सीधा ये सवाल गूगल में डाल दें। सो गूगल की भी एक कंप्यूटिंग मशीनरी के तौर पे हमें मोस्ट लाइकली इसका आंसर दे देगा, क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई और रेंज होगी जिसके ऊपर वो जाके फंस जाए, देयर हैज टू बी अ रेंज, ठीक है। सो हो सकता है वो पूरे वेब पेज के ऊपर आंसर दे दे, आप जितना बड़ा नंबर मर्जी देते हैं, बट स्टिल एक टाइम के ऊपर वो रेंज भी ओवरफ्लो हो जाएगी। सो पॉइंट इज दिस के ये जो सवालात हैं, इस किस्म के सवालात, ये हैं बेसिस के ऊपर कंप्यूटेशनल थिंकिंग, और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की मदद से आप कंप्यूटेशनल मॉडलिंग करते हैं, और मॉडलिंग हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज मॉडलिंग, ठीक हो गया। अब जाहिर है कि जियो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, उसका एक कंपोनेंट है मैथमेटिकल मॉडलिंग, और दूसरा कंपोनेंट है ऐसी मैथमेटिकल मॉडलिंग की चॉइसेस जो कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर्स के अंदर जिनको प्रोग्राम किया। सो इस पर्सपेक्टिव में कंप्यूटेशनल थिंकिंग को आजकल ये कहा जाता है कि जैसे रीडिंग है, जैसे राइटिंग है, जैसे अरिथमेटिक है, उस तरह से द चिल्ड्रन शुड बी टॉट कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी क्योंकि जब इमीडिएटली लाइफ उस तरफ जा रही है जिस तरफ आपको प्रॉब्लम्स को कंप्यूटेबल करना है और को सॉल्व करना है, तो ये इन सवालों के जब हमें जवाब मिल जाते हैं, तो देन वी हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड मॉडलिंग अप्रोच, यानी हम एक मॉडलिंग चॉइस की तरफ पहला कदम उठा लें। लेकिन जब हम वो फर्स्ट स्टेप उठा लेते हैं, यानी दिस वुड गिव अस द फर्स्ट स्टेप। अब देखिए आपने क्विकली ये प्रॉब्लम को देखा और योर माइंड इज ट्रेन्ड, ठीक है, बट इफ यू आस्क अ 5th क्लास स्टूडेंट या 4th क्लास स्टूडेंट कि जी इसका फैक्टोरियल निकालें, so his mind is not probably that much trained. If he is a very intelligent kid, he might reach the same answer, but he would still take some time. उसको अगर आप टीचर के तौर पे क्वेश्चन दें कि ये निकालें और क्लास में कि जी ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो अपने कैलकुलेटर में डालेगा and he would be amazed by the error, so he would just go to his teacher और वो कहेगा कि सर मेरे तो, मैम मुझे तो ये मैं नहीं निकाल सकता। उसके जहन में ये वाला सोल्यूशन एकदम से नहीं आया, ठीक। तो ये सवालात एट लेवल ऑफ मॉडलर हमें फर्स्ट स्टेप दे देते हैं टुवर्ड्स दी इस तरफ कि हम एक पहली अप्रोच की सिलेक्शन करें। लेकिन जब हम इस फर्स्ट स्टेप को उठा लेते हैं तो इसके बाद हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमने
अब हम ये तो बात कर चुके हैं कि जी ह्यूमंस की और कंप्यूटर्स की बाउंड्री क्या है और क्या चीज कंप्यूटेबल है। तो ये जो तीसरा सवाल है, ठीक है, ये इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। और हम इस प्रॉब्लम के पास पहुंचते हैं तो दोबारा से हमारे पास दो सवाल आते हैं, एंड उसमें से पहला सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम में कितना मुश्किल है सॉल्व करना, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सॉल्व। जैसे कि आपने इसमें देखा कि आपने इसकी आपको एक डिफिकल्टी का अंदाजा हो गया और आपने कहा कि ठीक है 69 का फैक्टोरियल जो है मैं 68 से मैं ये काम बाय हैंड कर सकता हूं, और आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मैं इसको कर लूंगा। सेकंड क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। ठीक है, सो हो सकता है आप पहले आप इसको गूगल पे भी डालें। कह रहे हैं फारूक, कह रहे हैं सर मैंने गूगल पे किया है, ये आया, इसमें ई का क्या मतलब है, क्या मुझे नहीं समझ आई, मुंह से बोल देंगे। मेरा ख्याल है कि शायद गूगल ने भी ओवरफ्लो का एरर दे दिया हो, इट्स अ बिग नंबर। ठीक है, तो हमारे पास जाहिर है कि अ, जी क्या फरमा रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं जी इसका जवाब आया है 1 देखिए फारूक ने इसको डाला तो इसका आंसर आया 1.7171 ई प्लस 98। तो इसका वो पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1.7171 इंटू 10⁻⁻⁻। एक बड़ा नंबर है, आई थिंक सो कि ई प्लस 98 इज दिस, मगर इतना बड़ा तो ये नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या शिक्षा कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी कि आप उसको देखिएगा कि क्या बात, सर इतना बड़ा आता है। इतना बड़ा ही है ना। तो देखिए ये जो अब ये प्रॉब्लम जाहिर है कि जब आप इतने बड़े नंबर्स के पास जाते हैं तो यू हैव, अब ये देखें इसके बीच में एक और भी बात हो रही है कि ये जो पूरी चीज है दिस इज ऑल काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, यानी एग्जैक्ट नंबर तो अब हमें नहीं मिला ना, ये नंबर तो बहुत फर्क नंबर है 1.7 जो कि वो असल में नंबर हो। सो हमें ये देखिए ये बात कहने को बहुत आसान है, लेकिन सिंपल काउंटिंग ऑफ सिंपल मल्टीप्लीकेशन भी अगर एक बड़ा नंबर है, सो जैसे हमने प्राइम नंबर्स के केस में किया था कि बात तो कहने को बहुत आसान है, प्राइम नंबर्स हैं, तीसरी चौथी के बच्चे को पता चल जाते हैं, बट जब हम उनको इनकी डिटेल में जाते हैं तो एक प्राइम नंबर्स के सेमी प्राइम्स निकालना एक बहुत बड़ा मसला है, पूरी क्रिप्टोलॉजी की फाउंडेशन के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है कि जी यू कांट फाइंड दी सेमी प्राइम नंबर्स। सो हमारे पास यानी सेमी प्राइम ढूंढने का मतलब यही है ना कि आपने वेरी लार्ज कॉम्पोजिट नंबर्स की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, सो ये बात के जी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स मिलजुल के ये काम करते हैं, ये एक इसकी कंप्यूटेशनल मॉडलिंग की बुनियाद है। और जाहिर है कि इसकी बुनियादों के अंदर कंप्यूटर साइंस भी है और इसकी बुनियादों के अंदर मैथमेटिक्स भी मौजूद है। ठीक है ना, हमें प्रॉब्लम का डायमेंशनल एनालिसिस करना होता है और ये सारी चीजें अब हम इन तीन बच्चे बच के हैं ना उसमें हम इनके बुनियादी टूल्स और इनके प्रिंसिपल्स के तौर पे हम इसको देखेंगे। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट वी वुड सी कि जी ये किस तरह से चीजें चेंज हो रही, यानी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजिस्ट, क्लासिकल बायोलॉजिस्ट जो कि रिफ्लेक्टिव साइंटिस्ट है, उसके व्यूज को चेंज कर रही है। ही हैज टू थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन एंड अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, हालांकि वो है बायोलॉजी का बंदा। ठीक है, इस तरह फिजिक्स जो है वो फिजिसिस्ट है बट ही हैज टू बी अ कंप्यूटेशनल फिजिसिस्ट। तो ये सारी अब ब्रांचेस, इवन फिलोसफी के केस में भी कंप्यूटेशनल फिलोसफी एक इमर्जिंग फील्ड, इसमें बहुत से लोग अब काम कर रहे हैं। यानी ये वो सारी अप्रोचेस हैं जिसमें मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं एंड दे
देखिए ये हमारा की कैलकुलेटर पे 1.711 आता है क्योंकि दिस इज अ मॉडर्न कैलकुलेटर और वो भी आपको आगे, लेकिन देखिए वो भी एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा है 10 रेज़ टू पावर 98, ठीक है। सो हमारे पास ये एग्जांपल सर देने से आपको मकसद ये था कि लार्ज नंबर्स इवन सिंपल प्रॉब्लम्स आर गुड इनफ कि आप उसको एनालाइज कर सकें कि कंप्यूटेशनली उनका क्या मतलब है। जी बात कीजिए। सर ये वैल्यू पॉइंट में क्यों आ रही है सर, यानी कि डिवाइड तो कर रहे नहीं है, मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो सर ये और ज्यादा वैल्यू बढ़ती है तो पॉइंट में आ रही है वैल्यू, इसका कोई क्या लॉजिक है? नहीं पॉइंट में तो नहीं आ रही, 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 है ना वो, मतलब उसका एक कन्वेंशन के तौर पे है ना, वो ये कह रहा है कि 717 और आगे आप 98 जीरो लगा, 98 नहीं मतलब 4 ये हो गए तो 94 जीरोस। ओके सर समझ गया। समझ गए ना, ये मतलब उसने एक कन्वेंशन बनाई हुई है ना, वो हर नंबर को एक एक उसका सिग्निफिकेंट रख के तो बाकी सारे जो है वो पॉइंट डाल, बट इट्स अ वेरी, यानी वो एक ही हैज टू राइट इट एज अ कन्वेंशन, जाहिर है उसके प्रोग्राम में आप उसको चाहें तो बेशक 17171 into 10 raised to power 94 पे दीजिए इफ यू, लेकिन आप देखें मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी अप्रोक्सीमेशन है ना, आगे देखें ना आप, ठीक है, राउंड ऑफ कितना बड़ा राउंड ऑफ है, यानी सारे इतने सारे जीरोस को राउंड ऑफ कर, सो द पॉइंट आई एम श्योर आपको बात समझ आई कि इसका मतलब, मेरा एक एग्जांपल देने से मतलब क्या था कि हमने जब आप प्रॉब्लम कोई भी उठाएं, चाहे वो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम हो या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, ठीक है, आपके पास सवाल ये आएगा कि क्या चीज जो है वो इंसान बेहतर कर सकते हैं और क्या चीज जो है वो मशीन बेहतर कर सकती है। मिसाल हम कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले लेते हैं व्हाइल वी आर एट दिस पॉइंट, ठीक है। एज्यूम करें जी मसलन हम कहते हैं कि कोई रियल लाइफ का प्रॉब्लम, नॉट इवन क्लोजली रिलेटेड टू साइंस, ठीक है। आप कहते हैं कि जी लेट्स से you are a businessman, somebody in your family is a businessman, और उसकी सेल्स है, उसका सब बिजनेस है, लेट्स से शू सेल्स, ठीक। अब इसका ताल्लुक इमीडिएटली तो साइंस से नहीं है ना, ना फिजिक्स से है ना केमिस्ट्री से है, ठीक है, बट आपके पास एक शू सेल्स का बिजनेस है, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ये हैं कि यही वो प्रॉब्लम है जो अब हमने शू सेल्स का प्रॉब्लम को मॉडल करने निकले, ठीक है। और जाहिर है कि प्रॉब्लम हमने क्या पूछेगा, आपको याद है कि साइंटिफिक गोल्स हमने क्या पढ़े थे, उनमें एक बड़ा मेजर गोल था, मिसाल में एक गोल पे सिर्फ अभी बात कर लेता हूं और वो था प्रिडिक्शन, ऐसे ही याद है। तो देखें, फर्ज कीजिए आपसे आपका भाई जिसका शू सेल्स का कारोबार है, एंड ही आस्क्ड यू कि जी आप मैथमेटिशियन हैं और आपने मैथ्स में बीएस किया हुआ है, तो आप जरा मुझे ये बताएं कि मेरी अगले साल की सेल्स तकरीबन कितनी होंगी, तो मुझे अपनी वीकली सेल्स चाहिए अगले साल की। तो इसका मतलब है कि अब आपने क्या करना है, द प्रॉब्लम इज टू प्रिडिक्ट सेल्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, वीकली सेल्स, यानी उसको ये वो देखना चाहता है कि उसके जूते दिसंबर में कि तकरीबन कितने बिकेंगे, दिसंबर के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तो आपने 52 वीक्स की प्रिडिक्शन देनी है। जनवरी शुरू हो गया तो वो कह रहा है कि जी मुझे अब इस साल की मुझे बता दें कि क्या होगी, सो दिस इज हिज क्वेश्चन, ठीक है। अब आप वही सवाल याद कीजिए जो मैंने पीछे लिखे हुए थे, आपका सवाल ये होना चाहिए कि जी हाउ, अब पहला क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज कंप्यूटेबल, वही जो हमने पूछा था। आप उससे पूछेंगे, क्योंकि आपके पास मैथमेटिकल नॉलेज तो है, टूल्स आपने सीखे हुए, सो योर क्वेश्चन शुड बी के भाई यार कंप्यूटेबल क्या है। आप उससे पूछेंगे अच्छा यार आपके पास पास्ट सेल्स का डेटा क्या है, मतलब अगर आप मुझे वो सवाल पूछे, सो मैं अभी अपनी बात करूं, आई वुड आस्क हिम कि भाई आपकी पास्ट सेल्स क्या है, वो कहेगा जी कि मेरी शूज की पास सेल्स मैंने लेट्स से अपने लेजर्स में, कंप्यूटर्स में या नॉर्मल रजिस्टर्स में सेव की हुई हैं, तो मैं उसे कहूंगा ठीक है जी आप मुझे डेली सेल्स दे दें, डेली सेल्स लास्ट 5 years की। जब मैंने उससे ये कहा,
उसने जवाब दिया, ये मैं क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, ये वो और मजीद बात चल रही है। उसने मुझे कहा कि जनाब मेरे पास डेली सेल्स तो नहीं है, मेरे पास तो, हम तो डेली सेल्स को जाया कर देते हैं, तो मेरे पास तो मंथली सेल्स। इसका मतलब है लास्ट 5 इयर्स की डेली सेल्स कितने डेटा था, 5 इंटू 365, इतने नंबर्स थे ना, यानी ये मेरे पास डेटा आ जाता है इतने सारे दिनों का। अब जब उसने वीकली कह दिया या मंथली कह दिया तो ये नंबर बहुत छोटा हो गया, यानी अब मेरे पास मंथली कह दिया तो 5 इंटू 12 हो गया 5 साल का, अगर वीकली कह दिया तो 5 इंटू 52 हो गया। ठीक, अब ये देखिए ये नंबर दोनों इससे बहुत छोटे हैं, इसका मतलब मेरे पास डेटा कम हो रहा है। अब आई हैव सम मॉडलिंग अप्रोच इन माय माइंड, जो भी हम बाद में देखेंगे, बहुत सी मॉडलिंग अप्रोच है और आप जाहिर है उसको मैथ्स में और अपने दूसरे कोर्सेज में पढ़ेंगे जो मैथ्स के कोर्सेज हैं। लेकिन जस्ट टू नो कि हम उसके साथ करेंगे क्या, यू विल कीप कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। ठीक, अब आप उससे पूछेंगे अच्छा यार आप सिर्फ ये चाहते हैं कि टोटल जूते कितने बिकेंगे, या आप टाइप ऑफ शूज में भी इंटरेस्टेड। ठीक, आप ये देखना चाहते हैं कि बच्चों के जूते कितने बिकेंगे, खवातीन के जूते कितने बिकेंगे, मर्दों के जूते कितने बिकेंगे। वो कहेगा जरूर जी, क्यों नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूं। तो हम उससे कहेंगे अच्छा आपके जो बायर्स हैं वो, उनकी हमें जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन दरकार, यानी आप हमें फिर ये बताना पड़ेगा ना कि भाई आपने सेल्स की तो ये जूते किसने खरीदे, यानी अब हम ये पूछ रहे हैं कि मेन, वेमेन और चिल्ड्रन, इनके सबके शूज हमें अलग अलग चाहिए, डेटा हमें अलग चाहिए। सो देखिए ये बात खुलती चली जाएगी, एंड द पॉइंट आई एम सेइंग कि जब हम ये बात सारी करती जा रहे हैं, इसके पीछे कंप्यूटेशनल मशीनरी के इस्तेमाल से पहले, जिसमें आपके एनालिटिकल टूल्स भी आते हैं और हार्ड मशीन्स भी आती हैं, हमें ये देखना होगा कि भाई ये प्रॉब्लम को कंप्यूटेशनली मॉडल करने के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स लगने हैं वो टूल्स किस डेटा की बुनियाद के ऊपर बात करें। ठीक है, और हम प्रॉब्लम को खोलते चले जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट मॉडलिंग इट, एंड आवर एम इज वेरी क्लियर, वी वांट टू प्रिडिक्ट। ये हमें पहले पता होना चाहिए कि हम कर क्या, हमारा सवाल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब फिर हमारा हम व्हाट इज कंप्यूटेबल उस हिसाब से निकालना शुरू करें। सो इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग को अब फोर्थ पैराडाइम भी कहा जाता है। हाँ, याद है कि हमने पैराडाइम्स ऑफ साइंस पढ़े थे, तो हमने मैथमेटिकल पैराडाइम और वो, तो दिस इज नाउ दीज डेज कॉल्ड फोर्थ पैराडाइम, यानी ये अभी मैथमेटिकल मॉडलिंग से या मैथमेटिकल या क्लासिकल कैलकुलस बेस्ड मॉडलिंग से एक अगली चीज है, यानी इसमें हम डेटा प्लस मैथ्स। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा तो वो जितने क्वेश्चन हम शू सेल्समैन से पूछ रहे हैं वो सारे बेसिकली हमारे डेटा है, उसको वो डेटा होगा तो हम कुछ मैथमेटिकल काम कर सकें, वरना तो फिर उसको हमें बहुत सी एजम्पशंस करनी पड़ेंगी, पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे। सो इसमें पहली बात तो ये है कि अमंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इस पैराडाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली ये है कि ये प्रोग्रामिंग नहीं, यानी इसको कंफ्यूज ना किया जाए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, यानी ये प्रिंसिपल लेवल के ऊपर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन है। आपने प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करना है, उसके बाद वो जाहिर है प्रोग्राम होगा। ठीक है, लेकिन आपको मल्टीपल लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन चाहिए। सो इसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो चीज कॉन्क्रीट ना हो, तजरीदी हो, उसको हमें ये देखना है कि कौन सी, ये जितने हमारे अल्फाज यूज होते हैं ना कि जी सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर, ठीक है, फिर हम कहते हैं जी पहले नीचे सबसे जी प्रोसेसिंग की कंप्यूटेशन की लेयर है, ठीक है जी, उस लेयर के ऊपर जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर की लेयर है जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहा है।
ठीक है। ये नीचे जो है वो हमारा पूरा एक फिजिकल लेयर है जो कि मशीन की लेयर। तो ये सवाल पूछते हुए हमने जहन में रखना है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो आखिर उस बंदे ने हमें जब हमने उसे आंसर्स देने हैं तो हमने कुछ टूल्स को इस्तेमाल करना है और हमने प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना है, ठीक है। और हमें मल्टीपल लेवल की एब्स्ट्रैक्शंस देखनी है, यानी हमें ये भी देखना है कि सॉफ्टवेयर में कितना काम हो जाएगा, क्या हमें उसकी दुकान में कोई सेंसर्स तो नहीं लगाने पड़ेंगे, यानी कॉन्सेप्ट में तो फिर आगे चलना है, क्या हमें उसकी दुकान में कोई कंप्यूटर तो नहीं लगाने पड़ेंगे जहां पे वो आइंदा से वो डाटा भरता रहे, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग जो फॉर्मली हम बात करते हैं, तो इसमें बहुत सी चीजें हैं जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं और बहुत सी लेयर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 ये है, यानी इसको कंफ्यूज ना करें विद प्रोग्रामिंग। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूं कि हम कहते हैं कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, 3, 12, 4, 17, 2, 10, 40, 11, 1, ठीक। सो ये एक्सक्यूज मी सर। जी सर यहाँ पे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, इसकी जरा सही समझ नहीं आई। मैं भी बता रहा हूँ उसी को। मतलब जो आपने कहा है आप ना। जी मैं भी बताने लगा, ये एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास हम बात ये कर रहे हैं कि जी इस हमारा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि सॉर्ट दिस लिस्ट, ठीक है। आपने एक आपका प्रॉब्लम तो सिर्फ ये है ना, हाउ टू सॉर्ट दिस लिस्ट। अब आपके ख्याल में इसको हमने सॉर्ट करना है यानी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आना चाहिए और उसके बाद बड़े नंबर आना चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। सो हाउ वुड यू गो, मैं ये नहीं कह रहा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मगर आप इसको सॉल्व करने की तरफ पहला कदम कैसे उठाएंगे, क्या करेंगे, हाउ वुड यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। सर ए टू जेड डेटा करेंगे पहले क्या करेंगे, मतलब पहले जो डेटा है ना वो सब देखेंगे कि उसमें से असेंडिंग ऑर्डर किस तरह, कहाँ से शुरू करें, कम से कम नंबर कौन सा है। नहीं लेकिन देखिए इस तरह ये तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग नहीं है ना, कम से नंबर तो ये है, तो हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले लिख देंगे। तो इस तरह जी तो सर। अगर हमारे पास एक 21 लाख हमारी लिस्ट का साइज है, लिस्ट साइज इज 20,000 नंबर्स। अब क्या करें फिर इस तरह तो फिर हम 20,000 नंबर्स में लेके ढूंढते रहेंगे सबसे छोटा कौन सा। सर इसका सीक्वेंस फाइंड करें। देखिए अब ये जितनी अभी ये सवाल किसने पूछा था, ये एब्स्ट्रैक्शन वाला, मैंने सर। क्या नाम है आपका, अहमद अब्बास। अहमद अब्बास। ये एब्स्ट्रैक्शन होगी, यानी अब एक ने कहा है कि हम मिनिमम को लोकेट करेंगे, मैं उसको अंग्रेजी में लिख रहा हूं ना, एक ने कहा कि सर लोकेट दी मिनिमम नंबर मैनुअली। वो ये कह रहे हैं कि हम मैनुअली ये काम करें, यानी आंख से देखते जाएं और उसको करते जाएं। दूसरे ये कह रहे हैं कि हम इसको सीक्वेंसिंग करेंगे, ठीक है जी। अब जाहिर है कि ये दो बातें कर रहे हैं ना। सो ये लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, यानी अभी हम करना नहीं शुरू हो रहे, हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ये कॉन्क्रीट कोई एल्गोरिदम तो नहीं बना रहे ना। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि पहले वाला बंदा जो ये कह रहा है उसके ख्याल में हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम 20,000 नंबरों को आंख से देख के उसका मिनिमम निकाल सकते हैं। जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास 19,999 नंबर रह जाएंगे, फिर हम उसके अंदर से मिनिमम निकालेंगे, फिर हमारे पास 19,998 नंबर रह जाएंगे, हम फिर उसमें से मिनिमम निकालेंगे। तो इसका मतलब है ये इनकी लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये बन रही है कि लार्जेस्ट सेट
ठीक है, n के अंदर से निकाली जाए चीजें, फिर n-1 के अंदर से मिनिमम निकाला जाए, फिर n-2 के अंदर से मिनिमम निकाला जाए, फिर n-3 के अंदर से मिनिमम। आपको बात समझ आई अहमद? यस सर, आ रही है। तो देखिए ये एब्स्ट्रैक्शन है ना, दिस इज एन ये हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर हैं, हम सेट्स के अंदर बात कर रहे हैं कि भाई अच्छा ये क्या ये काम ऐसे हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ी देरी में भी आप सबको अंदाजा हो गया कि ये काम इस तरह से तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप समझे कि 4 और 5 9 नंबर हैं। अब आपके पास ये खेल है कि इन 9 नंबर्स को हम अपने कंप्यूटर को या किसी भी मशीन को, हम मशीन को जब भी नंबर दें, ये हमारे पास मशीन है, लेट्स से हमारा कंप्यूटर, हम इसको n नंबर्स दें तो ये उनको सॉर्ट कर, यानी लिस्ट ऑफ n नंबर्स इसको दीजिए और ये हमें रिटर्न करे लिस्ट ऑफ सॉर्टेड n नंबर्स। तो देखिए अब ये इसका मतलब ये हुआ ना कि देखिए प्रोग्रामर, ठीक है, ये जाहिर है कि ये एक प्रोग्राम है जो ये काम करेगा, लेकिन प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग से पहले अगर किसी ने भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी हुई, उसने प्रोग्रामिंग को तरफ उसको प्रोग्रामिंग की अलिफ भी नहीं आती, लेकिन ही हैज टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट, वो तभी प्रोग्राम लिखेगा कि वो क्या करेगा। ठीक है, क्या वो बबल सॉर्ट करेगा? ठीक है, बबल सॉर्ट ये होता है कि आप पहले हम ये थियोराइजेशन करते हैं कि हम पहले 2 नंबर लेंगे, वी विल टेक 2 नंबर्स, 2 नंबर्स में चेक करेंगे कौन सा छोटा है। ठीक है, अगर ये छोटा है पहले वाला उन नंबरों में से तो इनको इसी तरह रहने देंगे, अगर ये वाला बड़ा है और ये छोटा है तो हम इनको एक दूसरे से रिप्लेस कर दें, यानी मैं ये 2 नंबर लूंगा, I will check this is A, this is B. I will check if A is less than B, तो मैं उसको सेम रखूंगा, no change. Else, ठीक है, उनको एक दूसरे से रिप्लेस कर दें। This is my aim. अब अगर इसके बाद मैं 12 और 4 को देखूंगा, इस केस में 4 छोटा है तो मैं 4 को इधर कर दूंगा, 12 को इधर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं 4 और 17 को देखूंगा, अब 12 और 4 इधर आ गए, यानी अभी मैं इनको जो करता जा रहा हूँ, पहली शॉट में ये इधर आ जाएगा, ये इसने सबसे पहले जाना है, दूसरे रन में ये इधर आ जाएगा, तीसरे में ये इधर आ जाएगा, चौथे में इधर आ जाएगा, और ये लूप चलेगा और फाइनली कोई भी चेंज नहीं हुआ करेगी एंड यू विल हैव अ सॉर्टेड। अब ये दिस इज नॉट द ओनली मेथड ऑफ सॉर्टिंग, देयर आर द डजन्स ऑफ मेथड्स। ठीक, क्योंकि ये मेथड भी बारी बारी चल रहा है, तो अब मैंने 20,000 दिए थे, 20,000 पे तो ये चल जाएगा अच्छा, लेकिन फर्ज करें कि 20 into 10 raised to power 100 नंबर्स, अब तो ये फर्ज करें अगर एक रिप्लेसमेंट 1 मिलीसेकंड लेती है तो ये रिप्लेसमेंट करते हुए अब पूरा दिन गुजर जाएगा, सो ये भी फेल हो जाएगा। अभी तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़ी जल्दी से पास हो गया, लेकिन आई नीड न्यू प्रोग्राम। सो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज नॉट प्रोग्रामर्स जॉब, इट्स अ जॉब ऑफ अ कंप्यूटेशनल थिंकर। ही हैज स्टडीड अ प्रोग्रामिंग कोर्स, ठीक है, उसने बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हुए एक कोर्स पढ़ा है सी लैंग्वेज का, लेकिन असल में तो उसको अगर ये काम नहीं आता, यानी अगर आपको ये लिस्ट दी जाए और आप सारे दिन में भी इसको ना ढूंढ सकें विदाउट गूगलिंग एंड ओपनिंग बुक्स, you have to find at least one method which may not be this method, which may not be a very good method even, but you should be able to find out कि भाई अगर मैंने इसको करना हो कंप्यूटर में तो what kind of a pseudo program I would write। ठीक है, तो ये जो pseudo programs होते हैं ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट ये है कि जी ये एक फंडामेंटल स्किल है जी सर, लेकिन प्रोग्रामिंग भी तो कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का ही वो पार्ट है ना, कंप्यूटेशनल थिंकिंग ही है प्रोग्रामिंग भी। हाँ, लेकिन देखिए प्रोग्रामिंग इस तरह से है जैसे प्रोग्रामिंग आप यूं समझ लें कि प्रोग्रामिंग करने वाला बंदा उसके अंदर ही ये पार्ट
पार्ट एंड पार्सल है ना कि ही इज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एज वेल। प्रोग्रामिंग को आप देखिएगा, जब तक आप मेरी उम्र को पहुंचेंगे तो मशीनें खुद ब खुद प्रोग्रामिंग भी करने लग पड़ेंगी। यानी आपको देखिए ना, प्रोग्रामर इस तरह से है जिस तरह के एक मिस्त्री है। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग या कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये पार्ट है कि वो आर्किटेक्चर। देखिए एक बंदे ने इमेजिनेटिवली चीज को कंसीव करना है, ये और बात है कि वो एक ही बंदा हो, प्रोग्रामिंग भी जानता हो और आमतौर पे ऐसे ही होता है। लेकिन हम जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ही इज अ वेरी गुड प्रोग्रामर। अब वो जब हम कह रहे होते हैं ना कि ही इज अ वेरी गुड प्रोग्रामर और शी इज अ वेरी गुड प्रोग्रामर, तो बेसिकली वो इसलिए अच्छा प्रोग्रामर होता है कि उसकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। कंप्यूटेशनल थिंकर कोई अलग से तो बंदा नहीं होता ना कि जी ही इज अ कंप्यूटर, हमने ये कंप्यूटेशनल थिंकर हायर किया। A good programmer will be obviously a good computational thinker, अदरवाइज तो वो अच्छे प्रोग्राम नहीं लिख सकता ना। वो तो लोगों के प्रोग्राम कॉपी कर सकता है, वो बुक्स खोल के ढूंढ सकता है कि सॉर्टिंग के प्रोग्राम क्या है, और उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो आजकल के जमाने में तो वो क्या कर, कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर पे इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, वो उसको ढूंढ लेगा, और उसको अगर फर्स्ट करें वो सी लैंग्वेज में है वो उसको जावा में लिख लेगा, अगर वो जावा में है वो उसको पाइथन में लिख लेगा। कंप्यूटिंग लैंग्वेज को जानना तो ये बात नहीं है। प्रोग्रामर इज लाइक अ पर्सन हु नोज हाउ टू यूज अ लैंग्वेज, बट एवरीवन हु यूजेस अ लैंग्वेज इज नॉट अ इलोक्वेंट राइटर और अ स्पीकर। देखिए जुबान तो हम सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सब लिखारी हैं, क्या हम सारे राइटर्स भी हैं? ठीक है, क्योंकि जब आपने इमेजिनेटिव काम करना है तो फिर आपको एक इस प्लेन के ऊपर जाना। आपको आगे बात समझ? यस सर, आ गई, थैंक यू। ठीक है ना। तो दूसरी बात यह है कि दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक बुनियादी स्किल है, यानी है तो स्किल, एक फन है, मतलब एक फनकारी है ना। आप हर बंदा, ये फनकारी के लिए आपने जहन को ट्रेन करना है, जो कि जाहिर है कि पजल सॉल्विंग, साइंस की नेचर हमने क्या पढ़ा था पैराडाइम्स के लेक्चर में कि इट्स अ पजल सॉल्विंग नेचर। आपने एक पजल की तरह, एक गेम की तरह, जैसे गेम ऑफ चेस है या गेम ऑफ सम एनी पजलिंग सॉर्ट ऑफ गेम, ठीक है, नॉट अ मैकेनिकल गेम लाइक लूडो और दीज काइंड ऑफ गेम्स जिनमें आपने डाइस फेंका और नंबर आया और आपने मैकेनिकली चीजों को चलाना शुरू कर दिया। बट अगर आप देखें कि वो गेम्स जिनकी पजलिंग नेचर है, वो आपके माइंड को डिफरेंट प्लेन के ऊपर लेकर जाती है, ठीक है ना। तो ये एक रोड स्किल नहीं है। रोड का मतलब होता है मैकेनिकल काम, यानी जिसको हम कहते हैं ना रट्टे मारना, तो रट्टे मारना इज रोटिंग बेसिकली। यानी आपने एक मैकेनिकली रट नहीं लेना कि जी मैं ऐसे 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 करूंगा तो मैं सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, आप किसी खास किस्म की सॉर्टिंग में बड़े अच्छे हो जाएंगे, लेकिन you should not consider yourself doing something at fundamental level. फंडामेंटल लेवल पे जाने के लिए आपको जर्नलाइज तौर पे देखना है कि कौन से सॉर्टिंग के, मैं ओके आई हैव 20 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, मेरी प्रॉब्लम के लिए विच वन वुड वर्क, ये करना है तो फिर आपको ये काम आना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड इज कि ये इंसानों का काम है, इंसानों के सोचने का तरीका है। जैसे हमने क्रिएटिव माइंड पढ़ा था, इमेजिनेटिव माइंड पढ़ा था, थिंकिंग माइंड, रिफ्लेक्टिव माइंड, उसी तरह ये भी ह्यूमन एक स्किल है, यानी इसका ताल्लुक कंप्यूटर से। कंप्यूटर्स में खुद कुछ नहीं सोचना, कंप्यूटर्स आर डम मशीन्स, दे आर दे आर नॉट वेरी एक्साइटिंग मशीन्स, ठीक है, डल मशीन्स कह लें, नॉट डम, ऑब्वियसली दे आर नॉट डम बट दे आर वेरी डल, ठीक है। यानी वो उसमें काम में एंजॉय तो नहीं कर रहे। देखिए एक कंप्यूटर है, वो इंसान को चेस हराता है, तो आप तो उससे नहीं जीत सकते। यानी इफ यू प्ले चेस एंड यू नो कि यार उसको 12वें लेवल 13वें लेवल पे जो स्टॉक फिश चेस के लेवल हैं उनके सामने आप खड़े भी नहीं हो सकते, और अब आजकल तो वर्ल्ड चैंपियंस भी नहीं खड़े हो सकते, ग्रैंड मास्टर्स भी चेस के। लेकिन क्या इसका मतलब है कि शतरंज के खेल में कंप्यूटर इज एंजॉइंग? कंप्यूटर तो एंजॉय नहीं कर रहा ना। गैरी कैस्परोव के बड़ा इंटरेस्टिंग वो था जो पहली दफा कंप्यूटर से चेस हारा था, जो कंप्यूटर्स वर बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसका ये कहना था कि भाई कंप्यूटर्स ने मैंने 86 में जो है वो 31 कंप्यूटर्स को इकट्ठे हराया था। यानी 31 कंप्यूटर पे अलहदा गेम्स वो खेल रहा था, 31 चेस गेम्स, एंड ऑल वर लॉस्ट इन अर्ली 80s। ईयर 2000 के करीब उसको कंप्यूटर ने उसको
बिल्कुल स्ट्रेट हराया, और आजकल जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने चेस का डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो चेस इज नो मोर अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, राइट। वो फुल्ली सॉल्व हो चुका है। आप कंप्यूटर से अब ग्रैंड मास्टर्स भी आराम से नहीं जीत सकते, ठीक है, अच्छे कंप्यूटर्स। सो लेकिन गैरी कैस्परोव ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और उसने कहा कि मुझे इतना पता है कि कंप्यूटर को मुझे चेस हरा के कोई मजा नहीं आया, क्योंकि कंप्यूटर को कोई के अंदर एंजॉयमेंट तो नहीं है ना। आप अगर नया सॉर्टिंग का एल्गोरिथम ढूंढ लेते हैं तो यू वुड एंजॉय, यू वुड फील एलिवेटेड। कंप्यूटर्स जो है वो, उनके पास तो ऐसा नहीं है, दे आर डल मशीन्स। सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये चीज है जिसको, जो इंसानों के साथ रिलेटेड है, इंसान इसको इसको हैंडल करते हैं और कंप्यूटर्स को बताते हैं, यानी कि कंप्यूटर से इस तरह की हेल्प लेते हैं कि भाई हमसे ये काम हम अगर तोड़ लें या इस तरह से करें तो हम कर सकते। फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है उसकी चौथी चीज ये है कि वो मैथमेटिकल थिंकिंग और इंजीनियरिंग की थिंकिंग को कंबाइन करती है और उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। यानी अब आप एक मैथमेटिशियन है और आप कहते हैं कि जी मैं मिसाल के तौर पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर, ठीक है। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि जी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं एंड आई वांट टू डेवलप अ न्यूमेरिकल सॉल्वर, ठीक है, जो इसको सॉल्व करे। मैं एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं चाहता बल्कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चाहता हूं, आई वांट टू इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, लेकिन मैं एनालिटिकल, क्योंकि देखें आम इंटीग्रेशन जो है जब आप करेंगे, यानी अगर आप आम डिफरेंशिएशन करें तो मैं आपको कहूं कि भाई हमने डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू लेट्स से x क्यूब, तो आप सारे कहेंगे फॉरेन के सर ये तो कोई बात ही नहीं है, ये 3x है, विच इज ओके। लेकिन ये काम जब आप कंप्यूटर को देंगे तो आपको इसके लिए, इस हालत में इसके लिए आपको सिंबॉलिक मैथमेटिक्स चाहिए। बाय द वे अब सिंबॉलिक मैथमेटिक्स भी कंप्यूटर उस पे हो जाता है, ठीक है। आप लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स के सॉफ्टवेयर, आप लोगों को पढ़ाए हैं या सिखाए गए? नो सर हमारे पास तो नहीं है। नो सर अभी नहीं सीखा। हाँ सर। तो आप लोगों को जरूर सीखना चाहिए मैथमेटिका, मेपल, वुल्फ्रैम, आप लोगों को खुद से सीखने चाहिए, ये मोस्ट लाइकली पढ़ाए नहीं जाते आजकल, लेकिन ये कि आपको इवेंचुअली सर अभी असाइनमेंट बहुत है। हैं क्या है? सर आप हमें बता सर दें, अभी हम आप लोग मैथमेटिका, मेपल, इन सॉफ्टवेयर्स को जरूर देखें। इनके अंदर, इनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप क्लास में कर रहे हैं, यानी इस किस्म के क्वेश्चंस, और इससे थोड़े जाहिर आप इससे मुश्किल सवाल भी कर रहे हैं बाय हैंड, आप देखें कि वो कंप्यूटर्स कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर्स पे करना हो तो उनको कैसे किया जाए, तो जाहिर है आप एक प्रोग्राम लिखते हैं और आपको कंप्यूटर जो है वो करके देता है। तो द पॉइंट इज कि आप, अब जाहिर है कि जितना ज्यादा काम हाथ से करेंगे तो टाइम रिक्वायर्ड है। अगर आपने कंप्यूटेशनल थिंकिंग करनी है और इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लेंगे तो मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग में जो भी सोचेंगे, जो प्रॉब्लम के बारे में भी सोचेंगे, उसको क्विकली प्रोग्राम करके देख लेंगे कि भाई शुड आई मूव अहेड ऑन दिस रोड और शुड आई स्टॉप, राइट। तो यहाँ ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, यानी कि जो चौथा इसका है कि हमारे पास मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग की थिंकिंग को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर पांचवी बात ये है कि ये इसको इस तरह कंफ्यूज ना करें कि ये कोई आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट यानी जिसको आप जो कि एक प्रोडक्शन होती है, एक कंप्लीटेड थिंग होती है ना आर्टिफैक्ट, ठीक है। यानी जैसे आप सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जी एक सॉफ्टवेयर है जो पूरा का पूरी चलती हुई चीज है, एक हार्डवेयर है जो एक मशीन है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये उनके साथ कंफ्यूज ना करें, बल्कि ये आइडिया है, ठीक है। यानी वो जो हमने आइडियाज एंड आइडियल्स पढ़े थे, यानी ये एक आइडिया है, जो प्रॉब्लम कंप्यूटेशनली नहीं सोची जा सकती, वो प्रॉब्लम का किसी को कोई फायदा नहीं है आजकल के लिए, ठीक है। यानी अगर आप एक बहुत जबरदस्त मैथमेटिकल थ्योरम बना लेते हैं तो आप प्योर मैथमेटिक्स में तो शायद कुछ काम हो जाए, लेकिन अगर उस चीज को कंप्यूटर्स में प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, सो वो कभी भी एप्लीकेशन की तरफ मूव नहीं कर सकते, ठीक। तो ये आइडिया किस चीज से लिंक है? ये अप्लाइड साइंसेस से लिंक, यानी इसका आइडियल क्या है?
कि मैं अप्लाइड साइंसेस के ऊपर कंप्यूटेशनल थ्योरीज को अप्लाई करूं, ठीक है। और फिर ये हर एक के लिए हर जगह, जैसे हमने अभी शू सेल्स वाले की बात की, यानी अब हर इंसान कहता है कि मैं कंप्यूटर्स को और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को यूज करते हुए, हालांकि वो प्रॉब्लम्स मेरे लिए बड़े इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग है, लेकिन मैं क्यूरियस हूं कि क्या मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप किसी भी बंदे को बताएं कि जी हम आपके अगले साल के एक वीक की सेल्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हमारी प्रिडिक्शन जो है वो प्लस माइनस इतने एरर के अंदर होगी, सो इट्स अ वेरी बिग पावर। एंड आपके पास जाहिर है कि उसके लिए आपको कुछ टूल्स डेवलप करने होंगे, कुछ डेटा को रखना होगा, लेकिन यू वुड नो, वो बंदे को अगर पता चल जाए कि अगले साल जो है मेरी सेल्स डाउन जाएगी, फॉर सम माय ट्रेंड्स आर गोइंग डाउन, यानी उसकी सेल जो है, मिसाल के तौर पे हम लेट्स कॉल सेल्स वाई, इफ सेल्स आर वाई and we are able to program it and make a computational model जिसमें उसकी सेल जो है वो टी के साथ मूव कर रही है, और हम कहें कि भाई T0 was like 5 years ago, like 2016, ठीक है। तो ये तुम्हारी सेल्स थी जी, ये तुम्हारा मैक्सिमम सेल्स है, लेट्स से जी पर वीक की तुम्हारी 25,000 की सेल है, ठीक है, और मिनिमम सेल तुम्हारी है 10K की, ठीक है। और तुम इसके बीच में मूव कर रहे हो ऐसे ऐसे, यानी शुरू में तो तुम्हारी सेल बहुत ज्यादा थी, फिर बीच में एक डिप आई, फिर डिप आई, ठीक है, डिप आई, उसके बाद तुमने थोड़ा सा इसको क्रॉस किया 50 को, यूं गए और ये गए, तो ये तुम्हारा ये डेट है जी 2021, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे भाई तुम्हारी सेल्स जो है, फर्ज कीजिए हम एक मॉडल बनाते हैं और हम कहते हैं कि भाई तुम्हारी सेल्स जो है वो है 22,525 जमा कॉस ऑफ 2t प्लस 2 साइन ऑफ 2t प्लस t स्क्वायर बाय 2, ठीक। तो हमने एक रीजनेबली नॉन लीनियर दे दिया है, उसको हमने एक डीसी की जंप दी हुई है, वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, कुछ कोसाइंस, दो साइनोसॉइड उसके बीच में है, और अगर हम इसके बीच में अब टी डालते जाते हैं कि वाई के अंदर हम टी की वैल्यू डालते हैं, अगले वीक अगला वीक अगला वीक, तो ये वीक वाइज चल रहा है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, और इस तरह ये पांच साल के बाद जो है 250वां वीक, तो हम कहते हैं कि जी 322वें हफ्ते में तुम्हारी क्या सेल होगी, और वो निकाल के उसको जवाब बता देता है जी 15,520, ठीक। तो इसका मतलब है आपने ये देखे उसको एक जर्नल पावर तो दे दी है, मे बी वो इतनी ना हो, मे बी वो 16,790 रुपए हो सकता है वो 13,220 रुपए हो जाए, लेकिन उसको एक फेयर आइडिया है कि भाई मैं इस विंडो के अंदर कहीं फिर रहा हूँ, यानी कि प्रेडिक्शन ये तो नहीं करती ना कि आपको फ्यूचर का हाल बता देती है, ये कोई ज्योतिषी या कोई नजूमी तो नहीं है, ये तो आपके इस मॉडल पे डिपेंडेंट है। If this is a good model, it will give a good answer. If it's a bad model, it will give a bad answer. It is very simple. जी पूछिए क्या कह रहे हैं? बस सर यही पूछ रहा था कि फिर 2021 के बाद ये तो एक आइडिया तो शुरू हो गया ना, ये को फिर मतलब तो फैक्ट तो नहीं है, मतलब ये नहीं, ये सवाल इसका है, की बात तो नहीं है कि ये ऐसे ही हो। It is for everyone and for everywhere. मैं ये बात कर रहा हूँ, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम जो आज से 25-30 साल पहले सोचा जाता था कि जी बस ये तो बिल्कुल ही इसको कंप्यूटेशनली लिखना इम्पॉसिबल है, और ये तो भाई बहुत ही मुश्किल काम है कि सेल्स को प्रिडिक्ट, ये अब एक मैं ये बता रहा हूँ कि ये काम अब कॉमन हो, एवरीवन इज, यू वुड सी एवरीवन डूइंग दैट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बिजनेस भी जो है वो ये काम कर रहे हैं, यानी जो लोग बिल्कुल नॉर्मल चलते थे, तो जाहिर है कि देखिए कहीं भी चले जाएं, स्पोर्ट्स में चले जाएं, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जी फलां बंदा जो है वो कवर ड्राइव अच्छी नहीं खेलता, फलां बंदा आउटस्विंग ठीक नहीं खेलता, फलां प्लेयर जो है वो उसकी स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं, यानी हर जगह आपको स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, इनका एक मिक्स एंड मैच मिलेगा। तो
तो ये बात है कि ये पूरा जो मैंने आपको बात बताई, ये एक पूरा पैराडाइम, यानी ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पैराडाइम के ये करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी ये एक डिफरेंट पैराडाइम है, फुली मैथमेटिक्स भी नहीं है, फुली जो है वो कंप्यूटर साइंस भी नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर मतलब प्रोग्रामिंग भी नहीं है, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग कि जिसको अगर हम बॉटम लिखें तो उसके वे में आ रहा है डेटा प्लस मैथ्स प्लस कंप्यूटर्स, यानी ये तीनों चीजें मिलके आपको बना रही हैं। अब आप सुनते हैं कि जी डेटा साइंस और इस किस्म की फील्ड जो हैं वो these fields are fields of computational thinking, so this is getting mature and it will get mature। तो जो हमने बात की उसमें देखें कि पहली 4 चीजें तो इसकी फाउंडेशन में आती है। पहली चीज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम कहाँ पे आएगा, कौन सी चीज किस जगह के ऊपर आएगी, किस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए मुझे कौन सी साइड से आना पड़ेगा। तो ये आप समझिए कि ख्यालात हैं या आइडियाज हैं या एक किस्म की आपके जहन में कुछ कंपार्टमेंट्स हैं कि ये काम मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ले लूंगा, ये काम मैं हार्डवेयर से ले लूंगा, इस काम के लिए मुझे डेटा चाहिए होगा। तो ये एक लेवल है जिसको आप थॉट का लेवल कह सकते हैं। आपको इस जगह के ऊपर एक बेसिक अपनी टूल किट का एनालिसिस कर, अगर आप ये नहीं कर सकते ना तो फिर आप प्रॉब्लम की तरफ पहला कदम उठाना मुश्किल, ठीक है, मैकेनिकल सा काम हो जाएगा। आप किसी उस्ताद की तलाश में होंगे कि भाई ये मुझे मसले का हल बता दो बस फाइनल, वो बेसिकली ये वाली चीज, ये सीखने की चीज नहीं है, ये कोई हार्डकोर स्किल नहीं है, ये एक एटीट्यूड है कि आप करते 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 उस चीज को लर्न कर लेते। ये चीजें फिर स्किल्स है। आपने क्या किया, आपको 69 का फैक्टोरियल दिया, आपने फौरन आपने कहा कि सर ये 68 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 69। तो देखिए आपने इमीडिएटली आपके माइंड ने एक सिंपल प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर लिया, डिकम्पोज यानी कि तोड़ना, ठीक है। तो आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर लेंगे, ठीक है। हमने सेल्समैन की एग्जांपल ली, अब नहीं अच्छा भाई ठीक है, फिलहाल तो तुम नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास सारे जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सेल्स का डाटा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास ये तो है ना कि चीजें कितनी बिकी, तो लेट्स फर्स्ट डू दैट। यानी हम 68 तो नहीं करते, हम 69 फैक्टोरियल के बड़े क्लोज हो जाएंगे, राइट। यानी हम 69 फैक्टोरियल तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम 69 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 69 तो निकाल सकते हैं। दैट वुड बी 68 फैक्टोरियल। तो देखिए ये करने की बात वही है, हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं और चीजों को सॉल्व करें। फिर एक चीज है पैटर्न रिकग्निशन, यानी आपका जहन वो पैटर्न्स देख सकता है। ये बात हमने सॉर्टिंग की एग्जांपल कि क्या आप ये देख सकते हैं कि भाई मैं नंबर्स को सॉर्ट करूंगा तो मैं तकरीबन सही रास्ते पे जा रहा हूँ। यानी ये देखें ना, अगर आपने फर्ज करें फाउंडेशंस के लेवल पे हैं, आपने सॉर्टिंग का आइडिया ले लिया कि जी मैं मिनिमम निकाला करूंगा लिस्ट से, और फिर आपने उसके ऊपर फर्ज करें उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा कंप्यूटर खरीदना है, आपने खरीद लिया, उसके बाद आपने प्रोग्राम लिखना है, आपने लिख लिया, और फिर जब आपने लिखा तो आपको पता चला कि ये तो बड़ा बैड आइडिया था, माय आइडिया वाज वेरी रॉन्ग। तो यहाँ पे ये है कि ये टूल्स भी आपके डेवलप होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम्स किस तरह से, किस नेचर की प्रॉब्लम किस तरह से हल होंगी। और लास्टली फिर जब आप उनके सोल्यूशन निकाल लेंगे तो वो अभी हम आगे देखेंगे कि वो रियल वर्ल्ड में क्या वो सोल्यूशन चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्या उनमें कोई गलतियां तो नहीं होंगी। ये तो नहीं कि सॉर्टिंग में एक नंबर रह जाए, सॉर्ट नहीं हो सकेगा, उसकी रेंजेस क्या होंगी, उसके बाउंड्स क्या होंगे, उसके एरर्स क्या होंगे, ठीक है। क्या हम सेल्स वाले को सेल्स का डाटा देंगे तो बस उसको बाद में वो उसको ये भी तो बताना है कि भाई जो हम डाटा बता रहे हैं वो 5000 प्लस माइनस कर लो तुम रुपए, यानी हम तुम्हें एक जनरल आइडिया बता रहे हैं और उसका एरर जो है वो तकरीबन इतना है। तो पर वीक 5000 का एरर करना क्या उसको कबूल है, क्या उसके ख्याल में ये अच्छा जवाब है? शायद वो कहे कि जी इट्स ओके, शायद वो कहे कि जी मुझे बेहतर मॉडल चाहिए जो मुझे 5000 रुपए तो मेरे पास शायद मुझे शायद काफी बड़ी रेंज है, अब उसकी मर्जी के ऊपर है। जी किसी ने हाथ उठाया? जी भाई कोई बोलने चाह रहा था, गलती से हो गई। सर बाय मिस्टेक हो गया। ओके, तो क्रिएट प्रैक्टिसेस, ये पहला लेवल है, बेस का लेवल है। ये दूसरा लेवल है प्रैक्टिसेस,
यानी हम करते क्या है, जाहिर है उसको करना भी तो है ना। तो ये वो चीजें हैं जो आप अपने मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ते हैं, यानी हम इसको कुछ को देखेंगे, जाहिर है हम इस पूरे कोर्स को तो नहीं पढ़ रहे ना, ये तो इस अगर हम ये कोर्स पढ़ रहे हो या मैथमेटिकल मॉडलिंग का कोर्स पढ़ रहे हो तो फिर हम उसको कंप्यूटेशनल मॉडलिंग का पढ़ रहे हो तो वी कैन हैव अ अप्रोच। बट जनरली क्या होगी, जनरली हम मॉडल्स बनाएंगे, ठीक है, जैसे अभी मैंने पीछे बना दिया ऐसे रैंडमली एक ऐसे मॉडल लिख दिया कि जी ये सेल्स का डाटा चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि सिस्टम्स क्या हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं, सिस्टम्स कुछ इनपुट्स होती हैं कुछ आउटपुट्स होती हैं, तो हम कहेंगे भाई इस सिस्टम को क्या इनपुट मिल रही है, इनपुट की फॉर्म क्या है, किस तरह से मिल रही है, डेटा क्या है, इससे बाहर क्या आउटपुट निकल रही है, ठीक है। यानी एक्स क्या है, वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, आपकी टर्म्स, अगर आपकी टर्म्स में बात की, जब ये पता चलेगा तो ही सिस्टम डिस्क्राइब होगा ना पूरा, ठीक है। फिर हमें डेटा के साथ काम करना है, क्या डेटा कंप्यूटर्स में मौजूद है, क्या डेटा कागजों में मौजूद है, क्या डेटा डिजिटाइज्ड है, क्या डेटा लीनियर है, क्या डेटा नॉन लीनियर है, ये सारे सवाल इधर आएंगे। और फिर ये कि उसके लिए एल्गोरिदम लिखे जाए। एल्गोरिदम क्या चीज है, एल्गोरिदम ये चीज है कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाए जो ऑटोमेटिकली फिर कंप्यूटर रन कर सके, यानी आप उनको एक दफा लिख दें एंड देन दे वुड कीप डूइंग, आप उनको नंबरों की लिस्ट दें वो सॉर्ट करें, आप उनको लिस्ट दें वो सॉर्ट, ठीक हो गया। सो दिस इज द बेसिक लाइन। तो लेट्स डू अ क्विक प्रोजेक्ट, और हमारा प्रोजेक्ट ये है कि जी अब हम मॉडलिंग को, अगर प्रैक्टिकल मॉडलिंग को देखें तो हम कहेंगे कि जी द क्वेश्चन इज कि हमारे पास टाइम है जी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, लेट्स अज्यूम, अगर फर्ज कीजिए हम प्रोजेक्ट को इस तरह से लिख लें कि वी हैव लेट्स से 5 मिनट्स, ठीक है, टाइम गिवन टाइम इज 5 मिनट्स, ठीक है, एंड वी वुड से कि जी the size, our question is कि how many candies will fill this jar, ठीक है, this is our question। अगला सवाल है कि जी कैंडी कौन सी है, तो हम कहते हैं कि जी दी सैंपल कैंडी जो है वो है, लेट्स से मैं इस तरह से बता देता हूं, ठीक है जी, ये आपकी सैंपल कैंडी, ठीक है जी। तो अगर आपको कहा जाए कि करें तो क्या जवाब होगा आपको, चलें आप 5 मिनट की जगह 1 मिनट ही ले लें। सर इसका वॉल्यूम, जार का वॉल्यूम और कैंडी का सर मतलब वॉल्यूम यस देख के सर, सर कुछ यही calculate कर लेंगे। तो आपने कहा कि जी हमें आपको वॉल्यूम ऑफ दी क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ दी जार, वॉल्यूम ऑफ दी जार चाहिए होगा, एक चीज आपको कैंडी का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप कहेंगे कि सर 5 मिनट तो सर 4-5 मिनट में तो शायद मुश्किल है, क्योंकि आपको जाहिर है कैंडी का मैंने शेप दे दी, तो अब आपको कैंडी को नापना पड़ेगा, आप कहेंगे जी अच्छा इसकी डेप्थ क्या है, इधर भी कुछ चाहिए होगा, इसका वॉल्यूम नापने के लिए आपके पास ये इसकी मेजरमेंट चाहिए, इसकी मेजरमेंट चाहिए, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा अब फर्ज कीजिए मैं पूछता हूँ कि जी ठीक है, तो आपको मैं मेजरमेंट्स दे देता हूँ फर्ज करें, तो क्या आपको वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम, इस शेप की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, क्या जार की वॉल्यूम सर का जार फॉर्मूला, का हाँ क्या वॉल्यूम, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट, ये है, ये जी फॉर्मूला होता सर। है, ये फॉर्मूला होता सर है वॉल्यूम निकाल नहीं सर, वॉल्यूम निकालने का तो यही होता है ना। नहीं तो देखिए इसका मतलब है ना कि आपने वॉल्यूम के अंदर कुछ कंजम्पशंस किए ना, यानी आपने इस जार को
बेसिकली ये क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो आपने इसको जार को ऐसे सपोज कर लिया है ना, ऐसे ही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सर लेंथ पर जी पिरामिड सर। नहीं होगा? अब देखिए मैं इस वक्त ये सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि देखिए ये बात जब आप ये करने बैठेंगे तो ये हो गया, फर्ज कीजिए कुछ भी है फॉर्मूला, अब वॉल्यूम इसका क्या फॉर्मूला होता है इस किस्म की शेप का, वॉल्यूम का? हाँ, किसी को याद? सर ये सर्कल में तो है, तो पाई आर की है। अच्छा, अगर देखिए सर्कल तो नहीं है ये। अब देखिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट तकरीबन हो गए ना, टाइम अप, हम मॉडलिंग के अटेम्प्ट में समझें कि फेल हो गए, ठीक है। अब ये बात कि भाई हमने फेल तो नहीं होना था ना, हमने तो क्विकली कुछ बताना था, ठीक है। सो हमें पता था कि वॉल्यूम ऑफ द जार, या तो हमें याद होता कि जी वॉल्यूम ऑफ द जार इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, अगर एक इस किस्म का जार है, इसका हमें पता होता कि जी 4/3 पाई आर स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल अगर ये हम एलिप्सॉइड किस्म की चीज ले लें, एलिप्टिक किस्म की, मैं ये नहीं कह रहा कि यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैं माय एम इज नॉट टू टीच यू मैथमेटिक्स, इन अ सेंस आई एम टीचिंग यू मैथमेटिकल थिंकिंग या मॉडलिंग ना। तो अगर हम इस तरह से देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि भाई देखें, पहली बात तो ये हमें पता चल रही है कि जब हम इसको एनालाइज कर लेंगे तो ठीक है, हमारे पास एक वी जार आ जाएगा, एक आ जाएगा वी कैंडी, ऐसे ही होगा। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे अगर, तो क्या हमें नंबर ऑफ कैंडीज मिल जाएगा? यस सर। मिल जाएगा। ये फॉर्मूलाज में नाम से जो भी फॉर्मूले तो ज़ाहिर है शेप पे डिपेंड करते हैं, तो ये एक जार है, कोई और जार हो सकता है, जार इस किस्म का हो सकता है जार गोल हो, वो तो कुछ भी हो सकता है, मगर कुछ भी होगा उसकी वॉल्यूम होगी, और इसी तरह कैंडी का शेप भी कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने ले लिया। अब हमारे पास क्या ये जवाब हमें दे देगा नंबर ऑफ कैंडीज? इतने बड़े यस बड़े सर, आई थिंक दे देगा सर। मैथमेटिशियंस यस सर, आई थिंक दे देगा, क्योंकि सर जार के वॉल्यूम से उसका सर जब डिवाइड किए तो फिर वो नंबर ऑफ कैंडीज देगा, कितनी कैंडीज में आ सकती है वॉल्यूम्स में जार के। अच्छा, तो अब देखिए एक तो बात, ये कुछ बातें हमने कर ली, अब हम इसको थोड़ा सा इस अटेम्प्ट को जरा एनालाइज करते हैं। इसके अगर हम इसको एनालाइज करें जो अभी तक हमने पिछले 5-10 मिनट में किए, तो इसमें कुछ कुछ हमें ना आइडियाज मिलते हैं, कुछ बातें हमें समझ आती हैं। उसमें से पहली बात जो है ना, मैं इस साइड पे लिखता हूँ ताकि ये वाली थोड़ी सी बात जहन में रह जाए साफ, ठीक है। सो हमें पहली बात ये मिलती है कि देयर आर सम काइंड ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, यानी मॉडलिंग जो है ना, इसको आपने मैथमेटिकल थ्योराइजेशन इसके लिए एज अ टूल यूज होनी है, मगर मॉडलिंग वर्सेस, मतलब मॉडलिंग से मतलब है मैथमेटिकल मॉडलिंग वर्सेस मैथमेटिकल सोल्यूशन। देखिए मॉडलिंग भी एक प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका है, ये दोनों चीजें थोड़ी सी इनके बीच में बाउंड्री, और वो बाउंड्री क्या है वो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक। पहली तो ये है कि देखिए रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है, यानी रिसोर्सेज की लिमिटेशन है हमारे पास। मिसाल के तौर पे देखिए रिसोर्सेज, जब भी आप कोई काम करने लगते हैं आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको कोई कंप्यूटिंग पावर चाहिए, आपको कोई बंदे चाहिए, कोई एक्सपर्टीज चाहिए, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है ना। तो अब देखिए इस चीज में, इस प्रॉब्लम के केस में हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट क्या है? पहला क्या कंस्ट्रेंट है? टाइम। यानी हमें कंस्ट्रेंट कर दिया गया है कि भाई टाइम 5 मिनट है, यानी मॉडलिंग को लेके नहीं चलते जाना, 50 मिनट में मॉडलिंग नहीं करनी, कितनी देर में करनी है? 5 मिनट में। अब ये कंस्ट्रेंट है क्योंकि हम बाजार में खड़े हैं और हमें फौरन एक जार खरीदना है और हमारे घर में कुछ कैंडी है। तो देखिए बात को, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं हमें पता होना चाहिए कि मॉडलिंग के कंस्ट्रेंट्स क्या है।
ठीक है। दूसरा कंस्ट्रेंट मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक्सपर्टीज, ठीक है, क्योंकि एक्सपर्टीज है या आप कह लें कि जी टूल्स की अवेलेबिलिटी। अभी देखिए हमारे पास कोई मयरिंग इमीडिएटली मयरिंग टेप ही नहीं है, अभी हम इसको मयर कैसे करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भी टेप नहीं है मौजूद कि हम अंदाजा ही लगाएंगे ना कि जी ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इनका आपस में रेशियो प्रोपोर्शन देखेंगे, उससे हम शायद किसी वीजे इज इक्वल टू पाई पाई आर जे स्क्वायर एच जे पे पहुंच जाए, ठीक है। तो ये सारे हम ये चीजें कुछ ना कुछ तरीके से फौरन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इमीडिएटली टूल्स हैं। फिर हमें हमें ये फॉर्मूलाज हमें जबानी याद नहीं। अब जाहिर है हर बंदा इन फॉर्मूलों को याद तो नहीं किए फिर जो रेगुलरली जिसके जो फॉर्मूलाज हमारे जहन में आ रहे हैं वो हो रहे हैं। फर्ज करें ये जार इस किस्म का होता, थोड़ा डर्टी बना है लेकिन फर्ज करें ऐसी शक्ल होती है, ठीक है। सो अब ये एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि इसका इस शेप का क्या होता है एरिया, ठीक है। तो हमारे पास ये तकरीबन सर्कुलर जार का बन गया, ठीक है। ये वाला जो है ये इस किस्म के जार का है कि ये तो इसका जार का नहीं है ना, ये तो तकरीबन ऐसे सिफेरिकल सॉर्ट ऑफ जार का है, ये इस जार का फॉर्मूला है ना। तो देखिए मर्तबान टाइप जो चीज होती है ये थोड़ा सा बड़ी चीज है, ये स्फीयर टाइप। तो हमारे पास ये भी कंस्ट्रेंट्स, ये सब कंस्ट्रेंट्स, और हमें टाइम दिया गया है, हमने इस टाइम के अंदर ये काम करना। जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर एक और तरीका मेरे जहन में आ गया कि अगर हम मतलब एक कैंडी को वेट करें, फिर पहले खाली जार का वेट करें और फिर सबसे भर कर वेट करें, फिर डिवाइड करें, तो इस तरह कैंडीज की नंबर आ जाएगी। हाँ तो देखें ये जो आप बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है ना कि ये तरीका आप इस तरह से निकालना चाह रहे हैं कि आपके घर में इससे भी आसान बात ये है कि आप इसकी वॉल्यूम निकालने का ये तरीका बना रहे हैं कि इस जार को पानी से भर लें और फिर आपके घर में जो कोई 1 लीटर की बोतल है उसमें पानी डाल के इसका वॉल्यूम निकाल लें। यानी ये तरीके तो हैं, लेकिन देखिए अगर आपने ये बात एक सेकंड बात है जो कि मैं कहना ही वाला था, अच्छा आपने कह दी, और वो है पर्पस। यानी मॉडलिंग का पर्पस क्या है, मॉडलिंग का मकसद क्या है। मिसाल के तौर पे देखिए अगर तो आपका मकसद ये था कि जी क्या एक लिफाफा जो है टॉफीज का वो इस जार को भर देगा और आपके पास 5 मिनट क्या आप आधे मिनट में बता दें, उस पैकेट को सामने रखें और फौरन बता दें कि हाँ जी भर देगा या नहीं भरेगा, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए अगर मैं PA कह लूं इस पर्पस को, तो इसके लिए तो 60 सेकेंड भी बहुत है, ठीक हो गया। अब अगर पर्पस ये था कि जी पर्पस भी आपका ये था कि आप ये देखना चाह रहे थे कि भाई आपके घर में एक जार है और आप बाजार से वैसा जार लाना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई मैं इसमें टॉफीज भर के देख लेता हूँ कि कितने बैग इसके अंदर आते हैं, ताकि मैं बाजार जा रहा हूँ तो फिर मैं हमेशा हर महीने मैंने एक जार टॉफी का मेरे घर में रिक्वायर्ड होता है तो मैं फिर हर महीने उतने पैकेट लाया। तो अब वो तरीका आप लगा सकते हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अब तो आपके पास टॉफियां भी मौजूद हैं, जार भी पहले से ही मौजूद है और पर्पस ये है कि भाई टॉफियां खरीदनी है। तो इस काम के लिए भी मे बी 5 मिनट और मोर देन एनफ। और इन दोनों कामों में देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा अगर 20-25 टॉफियां कम भी रह रही, यानी क्या फर्क पड़ेगा अगर फर्ज करें कुछ कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक और पर्पस है जो बड़ा स्पेसिफिक पर्पस है, इसमें हम कहते हैं कि जी 5 हमारे पास लोग हैं, हम उनका कंपटीशन करा रहे हैं, उन सब ने इस जार को भरना है और हमें ये है कि जी बिल्कुल हमें एग्जैक्टली जार भरना है, भर के पता चले कि कितनी कौन इसको ज्यादा भर सकता है। टॉफियां जो है हमारे कुछ कंस्ट्रेंट हैं कि टॉफियां पे चिकनी नहीं चाहिए या इस किस्म की। तो अब देखें ये जरा लॉन्गर काम है, ठीक है, मे बी 15 मिनट का, और इसके अंदर हमें इस पर्पस के फुलफिल करने के लिए हमें बड़ी स्पेसिफिक किस्म की मेजरमेंट भी दरकार है। यानी तीनों पर्पसेस एस्टिमेट्स भी हमें हमारे फर्क हो जाएंगे। यानी ये जो हमारा टॉफीज का एस्टिमेट है ये भी बड़ा वेरी कर जाएगा। तो तीसरा जो इसमें फैक्टर है वो रेजोल्यूशन, मॉडलिंग।
ये मॉडलिंग के फैक्टर्स, यानी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, हमने उसके बीच में मॉडलिंग करनी है ना। आप एक आर्किटेक्ट हैं, आपको वो बुलाता है कि आपको एक घर, आपको घर में किसी ने बुलाया, उसने कहा जी देखिए मैं एक घर बनाना चाह रहा हूँ 10x10, मेरे पास 10 मरले का है, फ्रंट जो है जमीन फ्रंट इतना है और ब्रेथ इतना है, तो क्या इसके बीच में मैं 5 बेडरूम बना लूंगा? अब क्या, अगर आप उसे जवाब देंगे जी इसके लिए तो मुझे आप 1 महीना दे दें, सो वो कहेगा यार मैंने तो आप इतने माहिर आर्किटेक्ट हैं, आप उसे कीजिए, मुझे इस वक्त सही फॉर्मूलेज याद नहीं है कि कैसे होगा, मैं जरा जाता हूँ और अपनी किताबें खोल के देखता हूँ। भाई वो तो आप उसकी जगह पे खड़े हुए हैं ना, आपने तो बिजनेस लेना है। सो योर मॉडलिंग हैज सम कंस्ट्रेंट्स, और उन कंस्ट्रेंट्स के साथ ही उस काम में उनको, उन कंस्ट्रेंट्स को आप नहीं कह सकते कि मैं इन कंस्ट्रेंट को नहीं मानता, यानी एज अ मॉडलर आपको ये कहना अलाउड नहीं है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे, फेल हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, फिर रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन ये है कि ये रेजोल्यूशन वही चीज है जैसे आपके कैमरे की रेजोल्यूशन होती है, यानी कि अच्छी रेजोल्यूशन, कम, मीडियम रेजोल्यूशन, ठीक है ना, यानी फोटोग्राफ्स में जो रेजोल्यूशन होती है, यानी यहाँ भी उसी का मतलब वही है, यानी आप ये देखना चाहते हैं कि भाई प्रॉब्लम लो रेजोल्यूशन का है, ठीक है, लो है, मीडियम है या हाई। अब ये वाला पर्पस हाई रेजोल्यूशन पर्पस, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट एस्टीमेट चाहिए, एग्जैक्ट नंबर रिक्वायर्ड है, एक भी कैंडी ऊपर नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि हमने लोगों का कंपटीशन करा रहे हैं, उनको इनाम देना है। फर्ज करें मैंने 50 डाली और आपने 55 डाली, तो 5 कैंडी से फैसला होना है। ये मीडियम रेजोल्यूशन का काम है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि भाई आप ऐसे जनरली आप एक हद से ज्यादा टॉफीज नहीं खरीदना चाहते कि जितनी आपके घर में रखने की जगह ना हो, तो ये एक जनरल एस्टीमेट विद लिटिल बिट रेंज इज ओके। और ये लो रेजोल्यूशन है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, इसमें एक बिल्कुल वेग एस्टीमेट भी काफी है। ठीक, सो ये आपकी मर्जी है कि रेजोल्यूशन या जैसे हमें फोटोज में डिटेल नजर आती है, वो डिटेल आप क्या, ठीक है। सो इस, अब आपके पास जाहिर है कि ये जितनी भी हमने बात की, इस सारी बात से हमें यह नतीजा निकला कि हमें 3 किस्म के हमेशा इनसे पाला पड़ेगा, और हम इसको यूं देख सकते हैं कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज, रेजोल्यूशन और पर्पस के साथ मॉडल करेंगे, ठीक है, तो अब ये सवाल आएगा कि भाई ये जगह खाली हैं बीच में, इनका क्या करें? ठीक है, ये सारी जगह खाली है ना बीच में, ठीक है, तो हमें नजर आएगा कि भाई ये सिंपल वो बात नहीं थी, बल्कि v/j डिवाइडेड बाय v/c मल्टीप्लाई बाय देयर हैज टू बी सम फॉर्मूला फॉर पैकिंग डेंसिटी। ठीक है, जाहिर है कि जब आप देखें इसमें, इससे इसके बीच में दिस इज वन मॉडल, द सेकंड मॉडल इज vj मल्टीप्लाई बाय vc, तो vj मल्टीप्लाई बाय vc, तो पैकिंग डेंसिटी क्या एज्यूम कर रहे हैं? 1, यानी आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस जार के अंदर गोल चीजें भरी जाएं तो ये उस जार को फुल भर देंगी, तो मैं कहूंगा कि नहीं यार, इसकी कोई पैकिंग डेंसिटी एज्यूम कर लें, ये 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय vj बाय vc शुड बी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लाइक 0.8 और 0.9 में भी, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि भाई ये 80% जब गोलाई की तरह की चीजें भरी जाती हैं तो गोल मर्तबान इस तरह फिल होती है, ठीक है। फर्ज कीजिए आपकी कैंडीज की शेप ये होती, तो ये एक दूसरे के कुछ ऊपर आ जाती बिल्कुल एक ऐसे, ठीक है, और कुछ जो है वो ना आती, तो हो सकता है इस केस में हम कह लेते हैं कि vj बाय vc मल्टीप्लाई बाय 0.95। अगर ये बात इंपॉर्टेंट है, और इस पे जब आप देखेंगे तो अगर आप सिर्फ इसी लफ्ज पे सर्च करें, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक रिसर्च पेपर मिल जाएगी, क्योंकि वो रिसर्च पेपर मैथ्स के रिसर्च पेपर होंगे,
मैथमेटिशियंस इस बहस में बड़े अरसे से उलझे होते हैं कि जी एक स्क्वायर के अंदर कितने सर्कल आ सकते हैं एक खास रेडियस के। तो ये आपको पता है ना, आप जानते हैं ये मैथ्स के बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होते हैं, इसके बीच में कितनी ट्रायंगल आ सकती हैं एक हाइट की, ठीक है। सो ये एक हम उधर जाएंगे और एक इसी प्रॉब्लम को एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रिसर्च प्रॉब्लम भी बनाया जा सकता है। जी अहमद अब्बास। बस सर यही थोड़ा कंफ्यूज था, अगर सर वॉल्यूम का फार्मूला जार का और कैंडी का फार्मूला सेम हो तो तब तो सर मतलब वो जो था वी जे और वी सी, तो वो फिर तो दे सकते हैं ना नंबर ऑफ कैंडीज। नहीं, कैसे दे सकता है? देखें कौन सा जार के अंदर बहरहाल कुछ जगह तो बच ही जाएगी ना, चाहे उनकी शेप बिल्कुल एक जैसी भी हो, कैंडीज जार की शेप की हो, वो उसको बिल्कुल तो नहीं फिल कर देंगी ना। आखिर कैंडीज के तो बीच सर में फिर हमें कुछ, कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा? सर, हम ये सर क्या इसके अंदर ऐड किया जाए, किसकी स्पेस को फिल कर दिया जाए। इसीलिए कह रहा हूं कि हमें कुछ पैकिंग डेंसिटी एज्यूम करनी पड़ेगी ना। लेकिन सर अगर लिक्विड हो फिर तो सर कोई जगह नहीं रह जाएगी। भाई लिक्विड हो तो फिर तो नहीं रह जाएगी, लेकिन हम लिक्विड की तो बात नहीं कर रहे ना, हमारा प्रॉब्लम तो कैंडीज का है। वो तो ठीक है अभी जैसे लिक्विड। हाँ वहाँ पर ओके फिर सर। पैकिंग अब ये तो कोई बात नहीं, एक मॉडलर को कैंडीज भरने को कहा जाए तो वो कहे कि जी गैसियस कैंडीज मैंने भरनी है। देखिए वो जो सवाल है, वो सवाल से तो नहीं हम हट सकते ना, मतलब जाहिर है फिर तो नहीं भरा जाएगा, लेकिन हम तो उस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, हम प्रॉब्लम को चेंज ही तो नहीं कर सकते ना। यानी इस जार में पानी तो नहीं भरना ना, पानी भरना हो तो एक और बात। पानी भी भरना हो तो आप कहेंगे कि भाई आपने बॉटल्स खरीदी है ना, ये जो पेप्सी वगैरह की आती हैं, तो ये कितनी फिल्ड होती है? फुल भरी होती है। नो सर। नहीं भरी होती ना। तो अगर आप पेप्सी की फैक्ट्री में जाए ना, तो मैं आपसे शर्तियां लगाने को तैयार हुई, उन्होंने इसके ऊपर एक फॉर्मूला रखा होगा कि उनकी पैकिंग डेंसिटी क्या होती है। उन्होंने कहा होगा कि हम 95% बॉटल फिल करते हैं। इज इट अ 1 लीटर बॉटल का मतलब क्या है? यानी ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मॉडलिंग की जाती है इसके बीच में कुछ अजम्पशंस होती है। आपने एज अ मॉडलर आपने ये सोचना होता है कि आपका पर्पस क्या है, आपका रेजोल्यूशन कितनी है प्रॉब्लम की, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, उस हिसाब से आपका जवाब बदल जाता है। अगर फर्ज करें मेरा पर्पस ये था, पी ए था, तो पैकिंग डेंसिटी डज नॉट मैटर, आई कैन एज्यूम पैकिंग डेंसिटी एज 1, जैसे अहमद कह रहे हैं। दिस इज द राइट आंसर। अगर मेरा पर्पस नंबर सी है, ठीक है, तो फिर तो ये वाले भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, फिर तो मुझे एग्जैक्ट मैथमेटिकली बताना होगा कि कितनी भर सकेगी, ठीक है। और जाहिर है कि उसमें शायद मुझे प्रैक्टिकली भी देखना पड़े, यानी मैं दोनों जार भरूं और फिर देखूंगा ना कि किसने ज्यादा भरी, उसमें तो मैं अंदाजे भी नहीं लगा सकता कि कैसे भरी गई। सो दैट मीन्स कि हमें जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट आप जरा चेक कीजिएगा कि इसके ऊपर कोई पेपर्स मौजूद हैं। आई एम श्योर देयर आर पेपर्स, यानी इसके ऊपर रिसर्च होगी कि जी किसी भी रिसर्च ये है कि एक शेप की चीजें दूसरी शेप में कितनी आ सकती है, तो इट्स अ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, ठीक है। I will find out and I will send you the paper on the WhatsApp group. I'm sure there will be something जो बता सके कि भाई, तो उससे हमें ये पता चलेगा ना कि देखिए लोग उसके ऊपर बड़ी स्पेसिफिक काम हुआ होता है हर प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। यहां तक की बात तो खत्म हो गई, और नाउ वी कम टू दी मॉडलिंग की के प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो इससे हमें ये नतीजा निकला, जो हमारी कैंडी जार वाली एग्जांपल थी, कि हमारे पास जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो एक रियल वर्ल्ड होती है, ठीक है, देयर इज अ रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड है जिसमें सारी जार जो है ना वो कैंडीज जार में फुल नहीं होती। यानी रियल वर्ल्ड में कि को अगर एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पे देखा जाए तो उसकी शेप जो है वो देखिए, उसकी शेप के अंदर बड़े, ये देखिए बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी, ये रियल वर्ल्ड है ना। रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बड़ी डिफरेंट है। तो मॉडलिंग का जो प्रोसेस है ना, यानी ये कॉल इट द मॉडलिंग प्रोसेस, उसमें हमें मॉडल वर्ल्ड, जब आप रियल वर्ल्ड से मॉडल वर्ल्ड में जाते हैं
ठीक है, तो रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है, जबकि मॉडल वर्ल्ड में इज सिंपलर। ठीक है, रियल वर्ल्ड में जी आपके पास कैंडीज हैं मिसाल के तौर पर, मॉडल वर्ल्ड में क्या है, मॉडल वर्ल्ड में वो सिलेंडर्स हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड में जार्स हैं और मुख्तलिफ शेप्स के हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ग्रुप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है ना। हो सकता है हमारे पास एक बॉटल हो, बॉटल टाइप चीज है लेट्स से, और वो इस तरह की चीज है, एक फ्लास्क है, तो हम कहेंगे भाई इसको 2 ग्रुप्स में कर, बल्कि 3 में कर, इसको ट्रायंगल मान लें, इसको एक सिलेंडर मान लें, इसको जो है ये शेप मान लें। तो दिस इज शेप ए, शेप बी और शेप सी। इन तीनों का वॉल्यूम लें और उसको सम करें। ठीक है ना, तो ये क्या किए बेसिकली रियल वर्ल्ड मॉडल वर्ल्ड में जा रही है और जाते हुए ओकैम्स का ओकैम्स रेजर इस्तेमाल हो रहा है। और ओकैम रेजर क्या है, ओकैम रेजर इज द नेम ऑफ द विलियम ऑफ ओकैम। ठीक है, ही वाज अ ब्रिटिश फिलोसोफर। ठीक है, और विलियम ऑफ ओकैम, और विलियम ऑफ ओकैम का एक बहुत फेमस जुमला है जो कि इट इज स्टक अप विद द साइंस वर्ड्स, इट हैज हर एक का एक प्रिंसिपल बन गया है, और वो प्रिंसिपल है कि थिंग्स शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड विदाउट गुड रीजन, यानी कि चीजों को उससे ज्यादा पेचीदा ना बनाया जाए जितनी पेचीदा वो नहीं है। यानी कि अगर प्रॉब्लम ही आसान है तो पैकिंग डेंसिटी को फिर 1 एज्यूम कर लिया जाए। ये ओकैम्स का रेजर है। डिपेंडिंग अपॉन योर पर्पस यू जस्ट make a switch and design the model world as per your wishes, depending upon your resources, your resource constraints, your purpose, ठीक है, and your resolution। यानी जब इधर से इधर आ रहे हैं तो रेजर जो है वो उतना लगाएं जितना आपको फायदा दे। यानी अगर रेजर इज दिस काइंड ऑफ रेजर इज रिक्वायर्ड तो फिर ये लगाया जाए, अगर ये इसकी जगह पे ये बिल्कुल स्क्वायर भी काफी है तो फिर इसको लगा लिया। ठीक है, तो पहले स्टेप के ऊपर तो आप ओकैम रेजर का यूज करते हुए दिस इज योर स्टेप 1 एंड यू विल गो टू द मॉडल वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंडली मॉडल वर्ल्ड के अंदर अब आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें। यानी ये देखें ना, अब क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि आप इधर से इधर आ गए तो अब आपके पास ये पूरी एक टूल किट अवेलेबल है, मैथमेटिकल टूल किट। अब उस टूल किट में पाई आर स्क्वायर बाय एच भी है, उस टूल किट में h इंटू वी बी इंटू डब्ल्यू भी है, उस टूल किट में 4/3 पाई आर स्क्वायर भी है। ठीक है, उस टूल किट में वी जे ओवर वी सी मल्टीप्लाई बाय पैकिंग डेंसिटी भी है। यानी ये जितने भी टूल्स आते जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे टूल्स आप अप्लाई करें। और ये अप्लाई क्यों कर सक रहे हैं, क्योंकि आपने ओकैम रेजर के इस्तेमाल से मॉडल वर्ल्ड बना लिए। अब अगर आप इधर आएंगे डायरेक्टली तो आप गलती करेंगे। आप पहले सबसे फैसला करें कि आपकी ये मॉडल वर्ल्ड आपको वो अजम्पशन दे रही है कि भाई अब मैं इसके अंदर ये प्रॉब्लम को राइट डाउन। जब आप ये टूल बना रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस हो रहा है और उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं जो मॉडल वर्ल्ड में जा रहे हैं। वो रिजल्ट्स भी आप देखिए सीधे इधर नहीं जा रहे, मॉडल से इधर का कोई रास्ता नहीं है। मॉडल वर्ल्ड से जब रिजल्ट निकल आएंगे तो अब आप उनको अब उन रिजल्ट्स को देखेंगे इंटरप्रिटेशन और टेस्टिंग के लिए, एंड दैट डिपेंड्स कि वो आप देखना चाहते हैं क्या, तो आप एक जार ले लेंगे और उसको भर के देख लेंगे कि क्या वाकई आपका एस्टीमेट अच्छा था। ठीक है, तो मेरा व्यू ये है कि आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए। ठीक है, यानी ये जरूर ऐसे काम करें खेल खेल में, ताकि आपको अंदाजा हो कि भाई ये जो हम छोटे छोटे मैथमेटिकल काम करते हैं इनकी ये कितने जी मारिया आप नमाज पढ़ लें, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, हमारा बस 15 मिनट का लेक्चर रह गया तो फिर उसके बाद ही हम तो नमाज पढ़ें। तो आप नमाज पढ़ाइए और ये रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, 4 हुए हैं, इट्स नो मोर देन 10-20 मिनट्स।
तो फिर अभी कज़ा से पहले पहले हम पढ़ लेंगे। सो दिस इज द पॉइंट कि हमें ये चीज है। अब देखिए आपने, और ये आप रेगुलर करते आ रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप उसको सोचने का तरीका सीख रहे हैं, ये काम आप करते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे देखिए आप सब ने ये पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, कोई भी एग्जांपल आप उठाओ, ठीक है? तो ये क्या है, इसमें क्या ये ए कांस्टेंट होता है? देखिए क्या मैं इधर से कोई प्रोजेक्टाइल यूं फेंकता हूं तो उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है? वो तो टाइम डिपेंडेंट होती है असल। लेकिन हम ए ऑफ टी को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं ए टू, बिकॉज हम एक मॉडल वर्ल्ड के अंदर है ना। अगर आप एक मिसाइल के डिजाइनर हैं, एक रॉकेट के डिजाइनर हैं, तो क्या आप ये लॉ यूज करेंगे? ये लॉ तो यूज नहीं करेंगे ना। आपके पास इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी डिस्टेंस को यहां से जीरो एज्यूम किया गया है, यानी जीरो से आप चलना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, इनिशियल कंडीशन सारी जीरो है इसमें, या ना तो कुछ ऐड हो रहा है ना। सो हमें देखें, आपने ओकैम रेजर लगाया हुआ होता है आप लॉज के अंदर, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं फिर आप देखते हैं कि भाई कौन से लॉज जो हैं वो उसी तरह चलेंगे और कौन से लॉज के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। सो दिस काइंड देयर कैन बी मेनी एग्जांपल्स। एक लास्ट चलते चलते क्विक एग्जांपल के, वी हैव अ टैक्सी सर्विस, हम एक गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, वो एक शहर से जाएगी और नए करीबी एयरपोर्ट तक ही वी आर ड्राइविंग, ठीक है। सपोज कीजिए कि उसका डिस्टेंस जो है वो 70 माइल्स है वन वे, ठीक है, और हमारे एक साइड का, और कार की जो एवरेज माइलेज है वो 10 माइल पर लीटर, ठीक है। और हमारे पास जो प्राइस है ना पेट्रोल की कह देते हैं, तो ये जो हमारी पेट्रोल की प्राइस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जी हमने कहा कि जी वो ₹100 पर लीटर, ठीक है। सो हमारा पर्पस क्या है, हमें इंपॉर्टेंट है, पर्पस इज बजटिंग, और निकालना है हमने इस ट्रिप के लिए गैसोलीन। तो दीज ट्रिप्स क्या ले, या वन ट्रिप के लिए, सिंगल ट्रिप की निकल आएगी तो सबकी निकल आएगी। तो क्या जवाब होगा, आप क्विकली आपको बता देंगे, कोई इशू नहीं है। व्हाट इज द आंसर? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज, है ना, मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो क्या आ गया जवाब जी? यानी मैं देखिए ना 7 मल्टीप्लाई 100, तो एक साइड का हमारा आ गया 700 रुपीज, ठीक है, यही होगा। समझ आ गई ना ये बात? सर कि कोई इशू है? समझ आ गई सर। समझ आ गई ना, आसान बात है। तो देखिए हमें लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी वुड कॉल दिस फॉर्मली, वी वुड कॉल इट अ स्टैटिक मॉडल। क्यों? क्योंकि देखिए हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट एज्यूम किया, माइलेज को एवरेज कर लिए, प्राइस को भी कांस्टेंट लिए, ठीक है। लेकिन ये हमारा एक पहला मॉडल था, कॉल इट मॉडल ए, ठीक है। लेट्स एज्यूम आपने कुछ अर्से बाद कहा कि जी तो सोचा कि भाई गैस की प्राइस तो चेंज हो रही है, सो नाउ यू वुड से कि जी मुझे तो लास्ट, जैसे हमने पहले कहा था कि अब तो मुझे लास्ट 5 इयर्स की गैस की प्राइस चाहिए, ठीक है। अगेन उसी तरह गैस की प्राइस जो है वो लेट्स से 90 रुपए से लेके 120 रुपए तक चेंज हो रही थी। जीरो इज लाइक योर 5 years ago and this is your today and this will be tomorrow, today and this is tomorrow, future, ठीक है ना। यानी टुमारो से मतलब है आगे काफी। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, गैस की प्राइस को देखेंगे पूरे सालों की, वो इस तरह बदल रही है, ठीक।
और आज तकरीबन इतनी। अब आपने क्या किया है, आपने तो जो प्राइस ली है वो क्या है, अभी तो आपने वैसे ही 100 कर ली, लेकिन फर्स्ट कीजिए आपने इसका मीन प्राइस ली है, तो आपने क्या किया है, मीन ऑफ जी ऑफ टी एक डिस्क्रीट आपने लिया है, पहले तो सारे को सम किया, तो आप इसको जी ऑफ टी भी नहीं कहते, आप इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं जी ऑफ टी बाय डी टी, ठीक है ना, 0 से लेकर आज तक, है ना। तो देखिए ये बात, इसका जो आंसर निकला है उसको आपने कह दिया है प्राइस गैस की, ठीक है, यानी गैसोलीन की प्राइस, जिसको मैं इधर जी किया। तो देखिए हमारे पास ये बात करना बहुत मुख्तलिफ है इस बात से। इसी तरह माइलेज है, आपने कुछ अर्सा चलाया, फिर आपने कहा गाड़ियों का तो बीच में रश होता है, एवरेज गैस माइलेज मैं ले रहा हूँ तो दिस इज 10 माइल पर आवर, ये तो फिर मेरी तो चेंज हो रही है, मैं सुबह के वक्त और होती है, दोपहर को अलहदा होती है, रात को अलहदा होती है, तो वो भी देखिए एक, वो भी उसके अंदर भी टाइम डिपेंडेंस आ गई। तो जब ये टाइम डिपेंडेंस चीजों के अंदर आई तो दीज काइंड ऑफ मॉडल्स आर नाउ डायनामिक। So this is the another kind of model. Both static and dynamic models को अगर मिला लिया जाए, यानी static plus dynamic models, static and dynamic, both these kind of models are called, इनको jointly कहा जाता है deterministic models, ठीक है, क्योंकि आप इनके अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इक्वेशंस हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से आप प्रेडिक्शन करने में आपके लिए आसानी है, आपके पास एक डिटर्मिनिज्म है, ठीक है। एंड द थर्ड काइंड ऑफ मॉडल्स आर रैंडम मॉडल्स, या जिनको हम स्टोकेस्टिक मॉडल, ठीक है। स्टोकेस्टिक मॉडल क्या होगा, स्टोकेस्टिक मॉडल होगा कि भाई हमने इसी प्रॉब्लम को अगर देखा जाए तो हम कहेंगे भाई ट्रैफिक भी चेंज हो रही है, वेदर भी चेंज हो रहा है, मुख्तलिफ ट्रिप्स के अंदर मुख्तलिफ माइलेज आती है। अब ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक की जो डेंसिटी है वो हमें अफेक्ट कर रही है, ये मैं सिर्फ फैक्टर्स लिखा, ठीक है, हमें वेदर अफेक्ट कर रहा है, ठीक हो गया, हमें जो है वो हमारा मिसाल के तौर पे जो डिफरेंट ट्रिप्स हैं हमारे, उनके जो टाइमिंग्स हैं वो अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, गैस की अवेलेबिलिटी अफेक्ट कर रही है, पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है रश वो यानी वो, तो ये देखिए ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये फिनोमेना जितने भी हैं, ये रैंडम फिनोमेना, इनको आप, दे हैव अ चांस एलिमेंट, यानी इनको आप डिटरमिन नहीं कर सकते, दे हैव चांस। जब चांसी फिनोमेना बीच में आ गया, सो जब वंस यू हैव द चांस फैक्टर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब अगर इन फैक्टर्स को भी हमने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना है, सो इसका मतलब है कि हमने मॉडल वर्ल्ड के अंदर चांस का एलिमेंट भी हम डालना चाहते हैं। मॉडल वर्ल्ड के अंदर हम डायनेमिक हो या स्टैटिक हो, हम उनके अंदर डिटर्मिनिस्टिक सिंप्लिसिटी नहीं रखना चाह रहे, बट वी वांट टू ऐड सम चांस फैक्टर एज वेल। सो दीज काइंड ऑफ मॉडल्स विल बी स्टोकेस्टिक मॉडल्स, सॉरी इनको कॉल देम सी, ठीक है। तो हमें जो ये वाले दिस इज माय लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे, कि आपके पास जब भी आपकी मॉडलिंग अटेम्प्ट होगी तो टेक होम ये कि आप पहले मॉडलिंग वर्ल्ड को देखेंगे, फिर चॉइस ऑफ मॉडल में ये देखेंगे कि रिसोर्सेस, इनके कंस्ट्रेंट्स और ये इनके साथ क्या आपके मॉडल वर्ल्ड रेजर आपका उस हिसाब से लगेगा, मॉडल वर्ल्ड डिफाइन हो। एंड देन वंस यू आर गोइंग टू चूज दिस एरिया, यानी यहां पे तो आपने कंस्ट्रेंट्स वगैरह को देखा ना, इस जगह के ऊपर, क्योंकि इधर आपका मकसद ये था कि कितनी सिंप्लिसिटी मैंने लानी है रियल वर्ल्ड से, इधर आपका मकसद क्या है, ये वाली जो जगह, इधर आपका मकसद ये है कि जी मेरे पास कहां पे मुझे मेरी चॉइसेस की, क्या मैं डायनामिक मॉडल्स की चॉइस लेना चाहता हूं, क्या मैं स्टैटिक मॉडल्स की चॉइस लेना चाहता हूं, क्या मैं जो हूं वो मेरी चॉइसेस जो हैं वो दे आर स्टोकेस्टिक
यानी उनमें स्टोकेस्टिसिटी है, उनके अंदर एक रैंडमनेस है, उनके अंदर चांस का एलिमेंट। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। लास्टली दिस इज जस्ट शोइंग कि आपके पास सिस्टम की कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, जो मैंने बात कर दी है। हमेशा यहां तक पहुंचते हुए आप जब मॉडल वर्ल्ड में पहुंचेंगे तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, पर्पस और रेजोल्यूशन आपको कुछ ना कुछ सिंप्लीफाइड पिक्चर में ले जाए। वो पिक्चर वो नहीं होगी जो रियल वर्ल्ड की, ठीक है। यहां पे मॉडल की रिप्रेजेंटेशन क्या आप, मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, यानी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पर्पस है और रेजोल्यूशन। तो ये तीन चीजें हमें कुछ सिंप्लीफाई कर रही हैं। रेजर के लगाने में इनके जवाबात हमारे पास होने चाहिए। इधर जब हम आते हैं तो ये सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन, यानी मॉडल के अंदर कुछ इनपुट जानी है और मॉडल से कुछ उसको इन होना है और यहां से कुछ आउट होना है। तो यहां पे हमारे पास ये फैसला करना है कि चॉइस क्या है, चॉइस ऑफ मॉडल। इंफॉर्मेशन की टाइप क्या है, जिसको मैंने आपको फिलहाल तक 3 बताई, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत से मॉडल को और भी, अभी हमने एक तरीके से उसको बताया। इसको देखने के बहुत से तरीके हैं क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा स्टैटिक, डायनेमिक, और ये एक क्लास है, एंड द अदर क्लास इज रैंडम और स्टोकेस्टिक, एक ही लफ्ज है। सो हमारे पास स्टैटिक, डायनामिक मॉडल एक किस्म के मॉडल हैं और रैंडम मॉडल उससे। तो हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये कैसे, इनसे प्रॉपर्टीज कैसे इन्वेस्टिगेट होती हैं, और हम फिर आउटकम्स को जब प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो इसका तरीका क्या है। यानी अगला लेक्चर हमारा इस पे बेस कर रहा है कि ये कैसे करना है काम, हाउ टू मॉडल, क्या चॉइसेस। तो हम वो स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से, और फिर हर क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एंड देन वी वुड टेक अ मॉडलिंग प्रॉब्लम, कोई भी एक प्रॉब्लम ले लेंगे, लॉन्गर प्रॉब्लम, और हम उसको मॉडल करके देखेंगे कि हाउ डू वी फाइंड आउट कि जी इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, सो कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट से हम फिर ये बात करेंगे कि हाउ टू हम एम से बात स्टार्ट करेंगे, और जैसे मैंने बताया कि मॉडल के एंड तक पहुंचेंगे। जी।